हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज अपन बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 39 में, जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो कंप्लीट समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और जितना हो सकता है एग्जाम के पर्पज़ से बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ेंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल हिंदी में समझेंगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो कंप्लीट ऑर्डर 39 का वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने स्टेट्स के अमेंडमेंट्स को शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो बनी रहिए। ठीक है, ऑर्डर 39 एक्चुअली में बात करता है कि अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश के बारे में। ठीक है, और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अस्थायी व्यादेश यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इंजंक्शन होता क्या है। इंजंक्शन एक तरीके से व्यादेश होता है, जिसको समझ लीजिए एक तरीके से रोकना, किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने से रोकने के लिए इंजंक्शन जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है इंग्लिश में टेम्पररी इंजंक्शन, जिसको अस्थायी व्यादेश हिंदी में कहा जाता है। अब टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। और इंजंक्शन मतलब रोक, यानी कि कुछ समय के लिए रोक। तो वही हो गया हमारा अस्थायी व्यादेश, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए रोका जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए, अस्थायी तौर पे, परमानेंटली उसको नहीं रोक रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसको रोक दिया जाता है कि आप इस समय तक या फिर 1 साल तक या फिर 2 साल तक या फिर जब तक आपका केस चल रहा है तब तक। तो उस तरीके से अस्थायी की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पररी इंजंक्शन आपका वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं रूल 1। तो रूल 1 हमारा क्या कह रहा है कि टेम्पररी इंजंक्शन किन मामलों में दिया जा सकता है। ठीक है, कब हम टेम्पररी इंजंक्शन दे सकते हैं, कोर्ट ये बोल रहा है। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल बाद में समझेंगे, पहले हम थोड़ी एक लाइन समझते हैं, उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे कि कोर्ट कब टेम्पररी इंजंक्शन अस्थायी व्यादेश दे सकता है। इसके 3 प्रमुख स्थितियां बताई गई हैं। ठीक है, 3 मुख्य स्थितियां बताई गई हैं कि इन मामलों में टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है। तो सबसे पहली स्थिति हम समझते हैं, अगर एफिडेविट या फिर अन्य साक्ष्यों से ये साबित हो जाता है। 2 चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ तो एफिडेविट पे पार्टी ने बोल दिया हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर कोई एविडेंस उसने पेश कर दिया हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। से ये कोर्ट को साबित कर देता है कि जो विवादित प्रॉपर्टी है वो बर्बाद होने या फिर नुकसान होने या फिर किसी पक्ष द्वारा बेच देने के खतरे में है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब एक एग्जांपल भी हम इसका क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक फ़ोटो डाल के रखा है ताकि आपके डाउट क्लियर कर सकूं। पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ए और बी के बीच ज़मीन का केस चल रहा है। बी उस ज़मीन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने वाला है, जिससे ए का जो हक है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल के तौर पे एक फ़ोटो है। ये एक दबंग वाली पार्टी है जो कि थोड़ा पावर में है, और वो ये नॉर्मल व्यक्ति है और इसकी प्रॉपर्टी पे ये कब्जा करने की बात कर रहा है कि मैं ये प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में है, मैं इस पर मकान बनाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा। ठीक है, तो उस केसेस में ये व्यक्ति को क्या करना है, इस व्यक्ति को एक केस फाइल करना होगा 39, तो ऑर्डर 39 में एक एप्लीकेशन कोर्ट में देना होगा। अब उसके बारे में उसको रोकने के लिए कोर्ट क्या करेगा, एक इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन जारी कर देगा, अस्थायी व्यादेश जारी कर देगा कि उस व्यक्ति को, जो डिफेंडेंट होगा, जिसने केस लगाया है वो तो प्लेंटिफ हो गया, जिसने जो डिफेंड कर रहा है वो डिफेंडेंट हो गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति को रोक देगा टेम्पररी, कुछ समय के लिए, जब तक ये प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व नहीं हो जाता तब तक के लिए तुम उस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तुम दूर रहोगे। तो इस तरीके से इंजंक्शन जारी किया जाएगा। अब मैं इसको, थोड़ी डाउट है इसमें, डिटेल है थोड़ा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा कि हम डायरेक्ट केस कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपकी। अब एक नोट मैंने लिखा हुआ है, पहले वो समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट हमारा 39 रूल 1 की भाषा में जो क्लियरली कहा गया है, जब आप डायरेक्ट में पढ़ोगे तब लिखा हुआ है। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो वहाँ क्लियरली लिखा है, वेयर इन एनी सूट प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट तथा अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। ठीक है, जिससे स्पष्ट है कि टेम्पररी इंजंक्शन एक सहायक राहत यानी कि एंसिलरी रिलीफ है, जो लंबित वाद यानी कि जो पहले से पेंडिंग वाद के संदर्भ में प्रदान की जाती है,
और सामान्यतः यानी कि जनरली स्वतंत्र कार्यवाही के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। अब इसमें क्या समझ में आया हमें? इसमें समझ में हमें ये आता है कि जो टेम्पररी इंजंक्शन की बात कर रहा है ये कहता है कि वो वो कह रहा है स्वतंत्र रूप से उसको फाइल नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट हम 39 में स्टे नहीं ले सकते, इसकी बात ये कर रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, मैं उसको डाल देता ना डायरेक्ट वाला तो थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाता। तो भी फ्री आगे वीडियो देखेंगे कभी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया तो इतना क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर टेम्पररी इंजेक्शन जो दिया जाएगा वो किसी पेंटिंग सूट में दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम आराम से चैन की ज़िंदगी जी रहे थे। अब ये सामने वाली पार्टी आती है, हमारे दखल देती है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारा कब्जा है, हम इसमें प्रॉपर्टी बनाएंगे, मकान बनाएंगे। अब हम घबरा जाते हैं और अब इसमें इस केसेस में हम क्या करें? तो यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहला है कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे कि कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए मैंने एक और नोट बना दिया आपके लिए कि नोट ऑर्डर 39 सीपीसी के तहत अलग से स्टे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। क्लियरली मैंने बताया अभी कि तुम एक इंडिपेंडेंट एक एप्लीकेशन दे के टेम्पररी इंजेक्शन नहीं ले सकते। अब भाई क्या करेगा जल्दी, इसको तो जल्दी है क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी इसमें तोड़ फोड़ दी है पर अपनी प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कब्जा करने, निर्माण करने, तोड़फोड़ करने, बेदखल करने की धमकी दे रहा है तो आपको क्या करना है, सूट जो आपका है प्लस में ऑर्डर 39 का एप्लीकेशन एक साथ दाखिल कर सकते हो सिविल कोर्ट में, और उसी दिन तुरंत अंतरिम राहत यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन की मांग आप कोर्ट से कर सकते हो कि वो व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी में दखल दे रहा है या फिर तोड़ सकता है, कुछ कांड कर सकता है, इससे पहले आप उसको रोक लीजिए। तो यहाँ पे सूट भी हो गया और ऑर्डर 39 का एप्लीकेशन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट मना कर रहा था तो हमने सूट भी यहाँ पर फाइल कर दिया। अब सूट पेंडिंग रहेगा जब तक के लिए इन भाई साहब को रोक दिया जाएगा कि तुम भाई दूर रहो, यहाँ से उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट हमने एक सूट फाइल किया, उसके साथ में हमने रीफ ले लिया है टेम्पररी इंजंक्शन का। अब ये नॉर्मली सिचुएशन मैंने बताई है कि जो जनरली होती है कि ज़्यादातर लोग स्टे करते हैं। अब यहाँ पर जो टेम्पररी इंजेक्शन है इसमें 2-4 इंजेक्शन के बारे में बात करता है जो कि परपेचुअल इंजेक्शन वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो सीपीसी डील करता है वो सिर्फ टेम्पररी इंजेक्शन के बारे में बात करता है, और जो बाकी इंजेक्शन परमानेंट इंजेक्शन हो गया परपेचुअल, तो वो सब दिए गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके थ्रू गवर्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ टेम्पररी इंजेक्शन को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ मैं उनको घुसेड़ दूंगा या फिर उनके प्रकार बताने लग जाऊँगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेम्पररी इंजेक्शन आपको इतना क्लियर कर दिया है 1 पॉइंट, ठीक है। अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा देते हैं फ़ोटो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर प्रतिवादी जो सामने वाली पार्टी डिफेंडेंट है यह धमकी दे रही है, पहली सिचुएशन हमने समझ ली कि वो आपकी प्रॉपर्टी में बेच देने की धमकी दे रहा है या बर्बाद होने या नुकसान करने की धमकी दे रहा है, तो उस केसेस में आप टेम्पररी इंजेक्शन ले सकते हो। अब सेकंड सिचुएशन कब ले सकते हो कि अगर डिफेंडेंट यह धमकी देता है या उसका इरादा है धमकी देने का और वह अपनी संपत्ति को कर्जदार क्रेडिटर यानी कि उस व्यक्ति ने कई लोगों से कर्ज लिया हुआ था, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि मैं प्रॉपर्टी बेच के निकल लेता हूँ, भाई इनको देने नहीं पड़ेंगे, तो अपने कर्जदारों से बचाने के लिए हटा देगा या बेच देगा, इस तरह की धमकी दे रहा है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भाई ये कांड करने वाला है, तो उससे पहले हम एक टेम्पररी इंजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी है कि एक्स पर कई लोगों का कर्ज है और वह अपनी दुकान बेचकर पैसा गायब करने की सोच रहा है ताकि बाकी जो बचे हुए वसूल ना कर सकें उसके प्रॉपर्टी से पैसे। अब थर्ड सिचुएशन कौन सी है वो भी देखते हैं कि अगर जो डिफेंडेंट है सामने वाली पार्टी है धमकी दे रही है कि वह वादी जिसने केस फाइल किया है, सूट फाइल किया है, को विवादित संपत्ति से बेकब्जा कर देगी, भाई तुम्हें निकाल के फेंक देगी वो प्रॉपर्टी से, इस तरीके की धमकी दे रहा है, या फिर किसी अन्य प्रकार का नुकसान पहुंचा देगा। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं कि पी के पास एक मकान है जिस पर क्यू दावा कर रहा है और क्यू धमकी दे रहा है कि वह पी को घर से निकाल देगा जबकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। तो उस केसेस में अब क्या होगा, ये तीनों सिचुएशन हमने समझ ली, इनमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से लिखा है मैंने, एग्जाम्पल भी डाल दिए एक ताकि आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं हो। अब वहाँ न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में एक टेम्पररी इंजेक्शन दे सकती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है एविडेंस वगैरह देखने के बाद कि कोर्ट को ठीक लगता है तो यहाँ पर दे सकती है लिखा हुआ है, जिससे संपत्ति की बर्बादी, नुकसान, बिक्री, बेदखली को रोका जा सके, और यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मामला ख़त्म नहीं हो जाता,
ठीक है, यानी कि जो टेम्पररी इंजंक्शन है तब तक कोर्ट कह सकता है कि जब तक ये पेंडिंग है तब तक आपका ये मामला जो स्टे लगा रहेगा, या फिर जब तक कोर्ट कोई आगे आदेश ना दे दे कि मैं बोलता हूँ कि 1 साल के लिए रहेगा, कोर्ट बोलता है एक साल के बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे, तो उस तरीके से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल वही, थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी डाउट अगर आपको होते हैं तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। तो सीबीएसई का ऑर्डर 39 का रूल 2 है। रूल 1 मैं क्लियर करा चुका हूँ, नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। तो रूल 1 मैंने पूरा क्लियर कराया है, जो कि प्रॉपर्टी पे स्टे के बारे में बात करता है, ठीक है। और आज का वीडियो रूल 2। तो चलिए शुरू करते हैं कि यदि संविदा भंग की पुनरावृत्ति और जारी रखने को रोकने के लिए व्यादेश, जैसा कि हम टाइटल पढ़ रहे हैं उससे ही ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूएंस रोकने के लिए कि वो दोबारा ऐसा ब्रीच नहीं करे, उस चीज़ को रोकने के लिए, या फिर जो जारी रख रहा है उस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, उसलिए हम ये रूल 2 में स्टे लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट समझते हैं पहले कि रूल 2 का ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है। प्रतिवादी यानी कि सामने वाली पार्टी डिफेंडेंट को अनुबंध के उल्लंघन या फिर हानि पहुंचाने की पुनरावृत्ति से रोकने के लिए अस्थायी स्थगनादेश देना, यानी कि व्यादेश, टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्लॉज 1 पे बात करते हैं। अगर किसी सूट में प्लेंटिफ चाहता है कि डिफेंडेंट को, इतना एक एक वर्ड को ध्यान रखना है कि किसी सूट में, यानी कि ये भी वही बात कर रहा है जो हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए थे, यानी कि पेंडिंग होना चाहिए मैं मामला, यानी कि किसी फ्रेश पिटीशन नहीं जाएगी भाई, फ्रेश एप्लीकेशन नहीं दोगे आप ऑर्डर 39 का और रूल 2 में, ठीक है। यहाँ भी क्लियर कर रहा है कि किसी सूट में पहले से पेंडिंग हो उसी में हम इंजंक्शन लेंगे, ठीक है। इसके और डाउट क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी सूट में प्लेंटिफ चाहता है कि डिफेंडेंट को संविदा उल्लंघन के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रोका जाए या फिर कोई इंजरी, नुकसान या हानि पहुँचाने से रोका जाए, तो प्लेंटिफ कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन मांग सकता है, ठीक है। क्लॉज 1 यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए प्लेंटिफ क्या है, डिफेंडेंट को रोकना चाहता है, तो उसके लिए वो किसी सूट में ये मांग करेगा रूल 2 की। आगे बढ़ते हैं, यह इंजंक्शन मांगी जा सकती है मुकदमा शुरू होने के बाद कभी भी, जैसे ही आपका सिविल सूट फाइल हो जाएगा उसके बाद आप कभी भी एनी टाइम आप इंजंक्शन मांग सकते हो रूल 2 में, ठीक है। इतना डाउट रखना, ये आपके वही ओटी में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चाहे मुकदमे में कंपनसेशन मांगा गया हो या नहीं मांगा गया हो, इस चीज़ को मैं और बताऊंगा डिटेल में, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें कि आपने कंपनसेशन मांगा है या नहीं मांगा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चाहे मुकदमा का फैसला हो चुका हो या नहीं हुआ हो, इस चीज़ को मैं और ज़्यादा क्लियर करूँगा। पहले हम इस कंपनसेशन वाले पॉइंट को समझते हैं कि वेदर कंपनसेशन इज़ क्लेम्ड इन द सूट और नॉट का मतलब क्या है कि वादी ने सूट में क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, डैमेज की मांग की हो या नहीं की हो, इससे उसकी टेम्पररी इंजंक्शन प्राप्त करने की जो पात्रता है प्रभावित नहीं होगी। यानी कि चाहे आप कंपनसेशन मांगो या नहीं मांगो, लेकिन आपके लिए टेम्पररी इंजंक्शन को मांगने के ग्राउंड बने ही रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को और समझना है, चाहे मुकदमा का फैसला हो चुका हो या नहीं हुआ हो। अब मतलब क्या है कि यानी कि जजमेंट आ गया हो उसके बाद ही होगा, लागू नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने थोड़ा और यहाँ पर लिख के रखा है ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट, यानी कि सूट फाइल हो जाने के बाद किसी भी समय, एट एनी टाइम। अब मैं इसको बताने के लिए भाई आपको डायरेक्ट साथ में लेके पढ़ लेना, ठीक है, तो क्योंकि कुछ चीज़ें हैं तो इंग्लिश में, मैं क्योंकि हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट लेके बैठो तो आपके क्लियर हो जाएंगे कि किसी भी समय प्लेंटिफ टेम्पररी इंजंक्शन के लिए आवेदन कर सकता है, किसी भी समय, ठीक है। सूट फाइल हो जाने के बाद किसी भी समय आप टेम्पररी इंजंक्शन मांग लेना, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, एदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट। अब मतलब समझो कि प्लेंटिफ निर्णय से पहले, यानी कि जजमेंट होने से पहले इंजंक्शन मांग सकता है, सिंपल सी बात है, या निर्णय सुनाए जाने के बाद भी यदि परिस्थितियां आवश्यक बताती हों टेम्पररी इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं आफ्टर जजमेंट, यानी कि जजमेंट आ जाने के बाद भी हम टेम्पररी इंजंक्शन मांग सकते हैं। इसको और समझना पड़ेगा कि आफ्टर जजमेंट कब तक, मतलब केस खत्म हो गया उसके बाद तो कब तक हम टेम्पररी इंजंक्शन मांग सकते हैं, तो उसका मैं थोड़ा एक नोट बनाया है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो रूल 2 में प्रयुक्त शब्द एदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट यह दर्शाते हैं कि जजमेंट प्रोनाउंस हो जाने के बाद इंजंक्शन की शक्ति समाप्त नहीं होती,
यानी कि जजमेंट जैसे ही प्रोनाउंस हो जाएगा उसके बाद इंजंक्शन जारी करने की जो पावर है कोर्ट के पास बनी रहेगी, समाप्त नहीं होगी। हालांकि यह रूल यह नहीं बताता कि यह शक्ति किस अंतिम चरण तक रहेगी, कि ये एग्जीक्यूशन तक रहेगी, कि जो सूट ख़त्म हो गया उसके बाद भी हम स्टे ले सकते हैं, तो उसके बारे में ये नहीं बताता है। अतः इसका प्रयोग मामले की प्रकृति और न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। लेकिन मैंने आपके डाउट को यहाँ पे थोड़ा लिखा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम इसे एग्जीक्यूशन तक मान सकते हैं, बट मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। तो इसलिए आपको अगर कहीं डाउट मिले या तो मेरे को कमेंट करके खुद ही बता देना कि ऐसा क्या हो सकता है, अगर आपको पता हो तो। क्यों जहाँ तक मैंने पढ़ा मेरे को इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन नहीं मिला कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही बता रहा है कि ये डिपेंड करेगा मामले की प्रकृति पर और कोड वगैरह देखेगा उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये कब तक फाइनल है इसका कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आफ्टर जजमेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जजमेंट होने तक, वो एग्जीक्यूशन होने तक हम मान सकते हैं कि एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो उस दौरान तक हम इसका टेम्पररी इंजंक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा हो भाई, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। अब क्लॉज 2 पर चलते हैं। कोर्ट यह इंजंक्शन दे सकती है और उसमें वह शर्तें जोड़ सकती है जैसे कि इंजंक्शन कितने समय तक लागू रहेगा, यानी कि ड्यूरेशन भी आपको बता सकता है, क्योंकि कोर्ट जो इंजंक्शन हम दे रहे हैं वो कितने दिन तक रहेगा, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, तो ये कोर्ट तय कर देगा। किसी प्रकार का लेखा जोखा, कीपिंग अकाउंट्स, ठीक है, रखने के लिए भी बोल सकता है। गिविंग सिक्योरिटी, अब इसका एक एग्जांपल है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि सिक्योरिटी देने के लिए भी कोर्ट बोल सकता है, या फिर अन्य कोई शर्त लगाना चाहे तो वो भी कोर्ट लगा सकता है। सब रूल 2 यहाँ पे वो बात करता है। अब कोई डाउट नहीं होगा। अब एक पॉइंट रह गया था हमारा, कौन सा था, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लेते हैं। क्या ऑर्डर 39 रूल 2 के अंतर्गत बिना सूट संस्थित किए टेम्पररी इंजंक्शन प्राप्त किया जा सकता है? ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्वेश्चन जो रूल पढ़ा था 1 में, वहाँ भी उठा था कि क्या हमारा कोई सूट फाइल नहीं है, कोर्ट में कोई सूट नहीं चल रहा, लेकिन हम स्टे लेना चाहते हैं, कोई हमारा ब्रीच कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है, उत्तर है कि नहीं भाई। रूल 2 में सब रूल 1 में प्रयुक्त शब्द एट इन एनी सूट तथा सूट प्रारंभ संस्थित किए जाने के बाद किसी भी समय एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट स्पष्ट करते हैं कि इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन की मांग केवल किसी संस्थित या लंबित वाद के संदर्भ में की जा सकती है। यह एक सहायक एंसिलरी रिलीफ है, स्वतंत्र कार्यवाही नहीं है। वही जो पिछले हमने पढ़ा था वही मैटर है, तो यहाँ भी वो लागू होगा। सीधी सीधी बात है, कोई पेंडिंग सूट होगा या फिर आपने सूट फाइल किया है तो उस दौरान आप टेम्पररी इंजंक्शन ले सकते हो। एक फ्रेश पिटिशन, एक फ्रेश एप्लीकेशन नहीं जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। अब एग्जांपल जो कि मैंने बताया था कि वो किस चीज़ से रिलेटेड था, ये सिक्योरिटी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल हमारा है, बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, अगर मज़ा आ रहा है तो भाई लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आप लोगों का, लेकिन समझ में क्लियर हो जाएगा, पूरा रूल 2 क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। बी एक्चुअली में ए के ब्रांड का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, ए के ब्रांड का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन बी लगातार ए का नाम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। ए ने कोर्ट में मुकदमा किया और साथ में कोर्ट से ऑर्डर 39 रूल 2 के तहत टेम्पररी इंजंक्शन की मांगी और कि बी को रोका जाए ताकि वह आगे ऐसा उल्लंघन ना करता रहे, ठीक है। अब कोर्ट क्या करता है, कोर्ट ने देखा कि बी बार बार उल्लंघन कर रहा है, कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन दे दी। और अब आएगा हमारा गिविंग सिक्योरिटी वाला मैटर, और यह भी कह सकता है कि बी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करे ताकि भविष्य में ऐसी ब्रीच होने पर उसका उपयोग किया जा सके। अगर आप करोगे तो वो सिक्योरिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इजी था, मैंने इजी कर दिया है, सारे डाउट भी क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट उत्पन्न आपके होते हैं तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं वो भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। कुछ और चीज़ पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, हम वो भी पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे 2A में। अब हमने जो रूल 1 और रूल 2 में जैसे देखा है कि टेम्पररी इंजंक्शन हम नॉर्मली रूल 1 में ग्रांट होगा, ठीक है। अगर रूल 2 जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, अब इन दोनों सिचुएशन में अगर कोई पर्सन इनका उल्लंघन करता है, यानी कि कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में हो, चाहे वो नॉर्मल वाले रूल 1 में टेम्पररी इंजंक्शन जारी कर दिया हो, उसके बाद भी कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है, शर्तों को ब्रीच करता है, तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे, क्या सज़ा होगी, क्या नहीं है, उसके बारे में रूल 2A एक्चुअली में बात करता है। इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे,
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल 2A है ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंजंक्शन के उल्लंघन या फिर शर्तों के ब्रीच का परिणाम एक्चुअली में क्या निकलेगा, कि अगर आपने किसी इंजंक्शन का उल्लंघन कर दिया, इंजंक्शन मतलब कि कोर्ट ने आपको रोक दिया, रोकने के बाद भी आपने वो काम कर दिया, तो उसका क्या नतीजे निकलेंगे, या फिर ब्रीच का परिणाम क्या निकलेगा। अगर कोर्ट ने कोई कंडीशन रखी थी कि ऐसा आप नहीं करोगे और उस कंडीशन को आप तोड़ देते हो, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझो कि कोर्ट के आदेश इंजंक्शन का पालन न करने का दंड का प्रावधान, ताकि न्यायालय की गरिमा और आदेश की शक्ति बनी रहे। अगर ऐसा दंड का प्रावधान होगा नहीं तो कोई अपना मन के मनमानी करेगा ना, कि तुमने ऑर्डर दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर पनिशमेंट आ गया तो काम मानना पड़ेगा, आपको डर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब रूल बन क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट द्वारा रूल 1 या फिर रूल 2 के तहत दिए गए इंजंक्शन का पालन नहीं करता है या फिर इंजंक्शन की शर्तों का उल्लंघन करता है, ठीक है, चाहे आप पालन नहीं करो चाहे उसकी शर्तों का उल्लंघन करो, तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट उसके संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकती है प्लस और। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है कोर्ट, और साथ में अगर चाहे तो कोर्ट सिविल प्रिजन यानी कि दीवानी जेल में 3 महीने तक भेज सकती है। हालांकि कोर्ट चाहे तो बीच में भी छोड़ सकती है। ठीक है, ये मैं थोड़ा डाउट अलग क्लियर लिख दिया है। अब सब रूल 2 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है, कुर्की हो सकती है और जेल भी भेजा जा सकता है, जो कि मैक्सिमम 3 महीने तक का हो सकता है। मैक्सिमम डेट याद रखनी है कि 3 महीने तक ही उसको इंजंक्शन के जो ऑर्डर को उल्लंघन के केसेस में उसको 3 महीने तक जेल या फिर संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। अब सब रूल 2 देखिए कि अटैचमेंट कितने दिन तक रहेगा, यानी कि जो कुर्की है वो कितने दिन तक रहेगी। ऐसा अटैचमेंट 1 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है, 12 महीने के अंदर रहेगा इसकी बात। ठीक है, अगर 1 साल बाद भी वह व्यक्ति इंजंक्शन का पालन नहीं करता है तो कोर्ट उस संपत्ति को बेच सकती है। अगर 1 साल के बाद भी तुम कंटिन्यू रखते हो अपना ब्रीच या फिर उल्लंघन, तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगा, उस संपत्ति को बेच देगा जो उसने कुर्क की थी। ठीक है, अब बेचने के बाद, अब यहाँ पे 1 साल का जो अटैचमेंट 1 साल का है उसके बारे में थोड़ा डाउट है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि 1 साल बाद कुर्क का मतलब क्या है। अब यहाँ पे अगर 1 साल के अंदर व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन कर लेता है, यानी इंजंक्शन का पालन करने लगता है, तो कोर्ट कुर्की हटा देगी और प्रॉपर्टी वापस कर देगी 1 साल के अंदर अगर आप पालन कर लेते हो तो। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी आपने उस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट कहेगी इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि उसको प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा जाएगा 1 साल तक, बस इतना ही याद रखना है। अब बेचने के बाद कोर्ट उस पैसे को इंजर्ड पार्टी को कंपनसेशन के रूप में दे सकती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा मिला है, जो जिस व्यक्ति ने इंजंक्शन का एप्लीकेशन दिया था, यानी कि रोक लगवाई थी, जिस व्यक्ति को नुकसान हो रहा था, उस व्यक्ति को उस कंपनसेशन, उस बेची हुई प्रॉपर्टी का जो पैसा मिलेगा वो कंपनसेशन के तौर पे उस इंजर्ड पार्टी को दे दिया जाएगा। ठीक है, जो बच जाए वह असली मालिक को लौटा दिया जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति की कुर्की की गई थी अगर कुछ बच जाए तो ले भाई तेरा बच गया है, ये अपना वापस पकड़। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब एग्जांपल से और क्लियर समझ लो तो कोई डाउट नहीं रहेगा। कोर्ट ने ए को इंजंक्शन दी, वह बी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन ना करे। ए ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया और कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो कोर्ट ए की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, 3 महीने तक जेल भेज सकती है, और 1 साल तक ए की आदेश नहीं मानता है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेच देगी और उससे बी को कंपनसेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिक सिंपल सी याद रखनी है। सिंपल सी ट्रिक मतलब एक वो है, थोड़ा याद रहेगा कि इंजंक्शन का पालन अगर आप नहीं करते तो अटैचमेंट हो जाएगा और अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट में 3 महीने, थोड़ा याद रख लेना कि 3 महीने तक ही यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप अरेस्ट करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो रूल 2 ये था। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब इसमें जो रूल 2 था, रूल 2 में एक्चुअली में क्या है, अमेंडमेंट है, और जैसे कि एमपी का अमेंडमेंट हो गया, यूपी का अमेंडमेंट है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी उसमें थोड़े कन्फ्यूज़न है, तो मैं इसको क्लियर करूँगा पहले, उसके बाद ही आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वो अपन शायद इस ऑर्डर 39 के लास्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, जो अमेंडमेंट है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया तो मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो अभी थोड़े डाउट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो वो मैं पूरा क्लियर करके अपना नोट्स बना के फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, और आज की वीडियो हम रूल 3 पे बात करने वाले हैं, जो बात करता है कि इंजंक्शन देने से पहले आपको अपने अपोजिट पार्टी को नोटिस देना होगा कि हम ऐसा इंजंक्शन ले रहे हैं।
ठीक है। अब ये नोटिस क्यों दिया जा रहा है भाई, सामने वाले को बताओगे ना एक्चुअली में कि हम आपके अगेंस्ट में कोई केस ला रहे हैं या सूट ला रहे हैं, जो एक्चुअली में होता है सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे उसको, ताकि सामने वाले के जो राइट है, जो अधिकार है, वो प्रभावित ना हो, क्योंकि हमें सामने वाले को सुनना पड़ेगा पहले। तो ये नॉर्मली नेचुरल जस्टिस का नियम कहता है कि सामने वाले को सुने बिना कोई ऐसा कोई आदेश आप नहीं दोगे, ठीक है। तो सिंपल सा रूल 3 ये कहता है कि सामने वाले को नोटिस दोगे, ठीक है। जब भी हमने सामने पढ़ा कि रूल 1 में कोई इंजेक्शन ग्रांट हो रहा था और रूल 2 में इंजेक्शन ग्रांट हो रहा था, ठीक है। तो उन केसेस जो भी इंजेक्शन ग्रांट होगा तो हमें नोटिस देना है सामने वाली पार्टी को, बस इतना याद आपको रखना है, ठीक है। अब जनरल रूल यहाँ पे क्या कहता है, पीछे बैकग्राउंड में ट्रेन जा रही है तो इसलिए आपको थोड़ा नोटिस हो सकता है, ठीक है। समझते हैं कि जनरल रूल यहाँ पे सिंपल सा कहता है कि कोर्ट को इंजेक्शन देने से पहले हमेशा विपक्ष पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को, आपने इंजेक्शन मांगा है, स्टे मांगा है, और आपके सामने वाली पार्टी जो है उसको आपको ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना होगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट सिंपल सा समझ लो वही है कि इंजेक्शन देने से पहले नेचुरल जस्टिस के तहत विपक्ष पक्षों को सुनवाई का अवसर देना ताकि उसका अधिकार प्रभावित ना हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। तो हमें ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना है ताकि हम उसको भी सुने, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे कहता है, जनरल रूल तो कहता है कि नोटिस देना है, लेकिन एक्सेप्शन कह रहा है कि कुछ केसेस में आप नोटिस नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। और फिर ये एक्सेप्शन छूट कब दे रहा है, अगर ये समझते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि नोटिस देने के डिले से इंजंक्शन का जो एक्चुअल मकसद है वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और हमें एकदम अर्जेंट में स्टे लेना है, तो उस केसेस में क्या है, इंजंक्शन का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक नोटिस देंगे, वापस से जवाब आएगा जी वो, तो उसमें जो एक्चुअल मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट बिना नोटिस के भी ऐसा इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, एक्सेप्शन सिर्फ इतना कहता है, ठीक है। अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है, जब अपने डायरेक्ट से पढ़ते रहना, ठीक है, मिलाते रहना, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सिंपल करके थोड़ा समझाया है। प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर कोर्ट बिना नोटिस के इंजंक्शन दे रही है, ठीक है, यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि कोर्ट राजी हो चुकी है, अभी फिलहाल थोड़ा समझने के लिए, कि कोर्ट राजी होगी बिना नोटिस के इंजंक्शन दे रही है, तो उस केसेस में कोर्ट को यह रिकॉर्ड करना होगा कि डिले से जो इंजंक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे डिफीट हो जाएगा, इस रीज़न को आपको लिखना होगा कोर्ट को, ठीक है। जब भी आप बिना नोटिस के इंजेक्शन दे रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा, अगर अपील वगैरह में कोई केस गया तो वहाँ पता होना चाहिए ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, नोटिस क्यों नहीं दिया। तो इसके लिए आपको एक पीछे एक रीज़न लिखना होगा कि हमने इस रीज़न से नोटिस नहीं दिया था, तो यहाँ पे आपको एक रीज़न लिखना होगा। साथ ही आप कोर्ट को आवेदक को कहेगी कि वह है, ठीक है, ये इतना तो हो गया। आप रीज़न लिखोगे, साथ में जो एप्लीकेंट है जो इंजेक्शन मांग रहा था उसको कहेगी कि आप तुरंत ऑपोजिट पार्टी को भेजें, क्या भेजें, इंजेक्शन एप्लीकेशन की कॉपी, एफिडेविट की कॉपी जो एप्लीकेशन के सपोर्ट में दी गई होगी, ठीक है, प्लेंट की कॉपी और सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी जिन पर एप्लीकेंट अपना भरोसा कर रहा है, डॉक्यूमेंट जिस बेसिस पे आप मांग रहे हो इंजेक्शन, ठीक है। और यह डिलीवरी इमीडिएट आफ्टर ऑर्डर, किस ऑर्डर के बाद, ये ऑर्डर है इंजेक्शन का, इंजेक्शन ग्रांट हो गया है उसके तुरंत बाद, इमीडिएट आफ्टर, यानी इंजेक्शन आदेश के तुरंत बाद करनी होगी ऐसी डिलीवरी इन चीज़ों की, किसको, अपोजिट पार्टी को, कहा गया अपोजिट पार्टी को करनी होगी, ठीक है। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी ये काम कम कर सकते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्लॉज 1 यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वैसे नहीं होगा, बहुत सिंपल मैंने लिखा हुआ है। अब बी पर बात करते हैं। यह जो एफिडेविट कोर्ट में फाइल करे, एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल करे। अब ये एफिडेविट कौन सा है भाई, ये एफिडेविट वही वाला है कि हमने उस व्यक्ति को, सामने वाली अपोजिट पार्टी को ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट या फिर नोटिस भेज दिया है, उस चीज़ का एफिडेविट हम बाद जमा करते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन देने के सेम डे, जैसे ही इंजेक्शन ग्रांट हो गया उसी दिन, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, जिसमें लिखा होता है कि आपने सभी कॉपी विपक्ष पार्टी को भेज दी हैं। तो ये एफिडेविट आपको कब भेजना है, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, इतना याद रखना है। ये OT वगैरह में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेम डे, नेक्स्ट डे आप भेज सकते हो। और क्या याद रखना है, और यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि नोटिस अपोजिट पार्टी को तो भेजना ही है, सीधी सिंपल सी बात है। और एक्सेप्शन छूट दे दी गई है कि अगर नोटिस जो इंजेक्शन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा तो उस केसेस में आप बिना नोटिस भेजे भी इंजेक्शन ग्रांट कर सकते हो, लेकिन आपको एक रीज़न लिखना होगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है वो याद रखना है, ठीक है। इंजेक्शन की एप्लीकेशन हो गया और एफिडेविट की कॉपी हो गई, प्लांट हो गया और बाकी सभी डॉक्यूमेंट हो गए।
और ये याद रखना है कि आफ्टर ऑर्डर, इंजेक्शन ऑर्डर के आफ्टर, इमीडिएट, तुरंत। ठीक है, बस हो गया ही। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट करके पूछ लेना। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो पूछो भाई, समझ में आया, समझ में कान में डालो, अच्छे से समझो, उसके बाद ही आगे बढ़ा करो। बिना समझे सेक्शन और रूल्स जो भी ऑर्डर हैं उनसे आगे नहीं बढ़ना है, पूरा अपना दिमाग में घुस जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना याद रखना। लॉ पढ़ रहे हो तो थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल हैं कुछ, उनको क्लियर कर लेते हैं। ए ने कोर्ट से इंजेक्शन मांगी कि बी उसकी सोप तोड़ने से रोका जाए, बी को उसकी सोप तोड़ने से रोका जाए। कोर्ट ने देखा कि अगर उस पहले नोटिस दी जाए तो बी तुरंत सोप तोड़ देगा। कोर्ट ने बिना नोटिस के इंजेक्शन दे दी, लेकिन रीज़न रिकॉर्ड किए कि डिले से ऑब्जेक्ट डिफीट होगा। ए को आदेश दिया कि वह तुरंत बी को इंजेक्शन एप्लीकेशन, एफिडेविट, प्लांट, डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दे। ए अगले दिन एफिडेविट फाइल किया, इसमें उसने सब बी को भेज दिया है, ये बताया। अब ये क्यों ज़रूरी है नोटिस, इसके बारे में थोड़ा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो समझते हैं थोड़ा, कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि सुनवाई का अवसर, राइट टू बी हियर्ड, कोर्ट बिना नोटिस के इंजंक्शन तभी दे सकती है जब डिले से इरिपेरेबल हार्म होगा, यानी कि ऐसा हार्म जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, तो उस केसेस में ही उस व्यक्ति को इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी के लिए तुरंत कॉपी भेजना और एफिडेविट फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, फिर भी हो तो पूछ लेना भाई, इससे इजी मैं नहीं बता सकता, बहुत इजी कर दिया है। ठीक है, रूल 3A एक्चुअल में क्या बात करता है, ये कहता है कि निषेधाज्ञा यानी कि इंजंक्शन के आवेदन का 30 दिनों के भीतर निस्तारण करना होगा, यानी कि उसको ख़त्म करना होगा 30 दिन के भीतर भीतर, किसके, इंजंक्शन के एप्लीकेशन को। ठीक है, पहले वन लाइनर से हम क्लियर समझ लेते हैं कि रूल हमारा किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो यदि न्यायालय ने विपक्ष ऑपोजिट पार्टी को पूर्व में नोटिस दिए बिना इंजंक्शन प्रदान की गई है, यदि न्यायालय ने अपोजिट पार्टी को नोटिस दिए बिना इंजंक्शन दे दिया है, टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया है, तो उस केसेस में जितनी जल्दी हो सके यथासंभव 30 दिनों के भीतर उस आवेदन का अंतिम निस्तारण करने का प्रयास करना होगा कोर्ट को। ठीक है, अन्यथा विलंब के कारण अवलेखित करने होंगे। इतना समझ में आ गया होगा, पूरा वन लाइनर से ही क्लियर हो जाता है कि पूरा ये रूल बात करता है कि अपोजिट पार्टी को अगर बिना नोटिस के आपने अगर कोई टेम्पररी इंजेक्शन दे दी है तो आपको उस मैटर पे, उस इंजेक्शन वाले मैटर को 30 दिनों के भीतर भीतर इंजेक्शन वाले मैटर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो उस केसेस में आपको अभिलिखित करना होगा कि क्यों नहीं कर पाए। अब इसको ऑब्जेक्ट समझते हैं। रूल का ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजेक्शन का अनावश्यक दुरुपयोग को रोकना। ठीक है, इंजेक्शन एप्लीकेशन का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना, ऑपोजिट पार्टी को जल्द सुनवाई का अवसर देना और न्यायालय को विलंब के लिए उत्तरदायी अकाउंटेबल बनाना। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना रूल शुरू करते हैं। आप बैरेक में भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैंने इजी करके, थोड़ा कुछ आगे पीछे भी हो सकता है तो उससे माइंड मत करना, बस समझने का प्रयास करना कि वो समझ में आना चाहिए बस आपको। रूल 3 ये क्या कह रहा है कि 30 दिनों के भीतर आवेदन का निस्तारण, यदि न्यायालय ने ओपोजिट पार्टी को नोटिस दिए बिना, यानी कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन प्रदान कर दी है, किसने, न्यायालय ने। ठीक है, नोटिस दिए बिना, क्योंकि हमने रूल 3 में पढ़ा था कि जब भी कोई इंजेक्शन दिया जाएगा तो सामने वाली पार्टी को नोटिस देना होगा, उसको सुनने के बाद ही कोई इंजेक्शन ग्रांट किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन था कि उस कुछ केसेस में बिना नोटिस के भी हम इंजेक्शन ग्रांट कर सकते हैं, तो वो उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि नोटिस दिए बिना अगर आपने कोई एक्स पार्टी इंजेक्शन ग्रांट कर दिया है तो उस केसेस में अब 30 दिन के भीतर मैटर को सॉल्व करना होगा, तो न्यायालय को प्रयास करना होगा कि वह इंजेक्शन एप्लीकेशन का अंतिम निस्तारण इंजेक्शन दिए जाने की तिथि से, ठीक है, किस तारीख से, इंजेक्शन दिए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर डेट थोड़ा ध्यान रखना है आपको, 30 दिन, और किस दिन से, इंजेक्शन दिए जाने के दिन से 30 दिन काउंट होंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। अब आगे नोट हमारा कह रहा है कि यह रूल केवल एक्स पार्टी टेम्पररी इंजेक्शन पर लागू होता है। यदि पहले से ओपोजिट पार्टी को नोटिस देकर सुनवाई की गई है तो रूल 3A लागू नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं कि यदि न्यायालय 30 दिनों के भीतर एप्लीकेशन का अंतिम निस्तारण नहीं कर पाती है, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि आपको 30 दिन के भीतर करना है, अगर बाई चांस अगर नहीं कर पाती है कोर्ट तो उस केसेस में विलंब के कारण रीज़न आपको लिखने होंगे। ठीक है, और नोट हमारा कह रहा है कि न्यायालय पर 30 दिनों में निर्णय देने का दायित्व है।
ठीक है, सिंपल सी लाइबिलिटी है उसके पास, उसको 30 दिन के अंदर अंदर मैटर खत्म करना है। नहीं करोगे तो आपको एक रीज़न लिखना होगा क्यों नहीं कर पाए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए ने सूट फाइल किया है टेम्पररी इंजंक्शन के लिए, की एप्लीकेशन दायर की। कोर्ट ने बी को नोटिस दिए बना एक्स पार्टी स्टे दे दी ए के फेवर में। अब कोर्ट को प्रयास करना होगा कि बी को सुनवाई का इंजंक्शन एप्लीकेशन का अंतिम निपटारा 30 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, यदि ऐसा संभव ना हो तो कोर्ट को ऑर्डर शीट में लिखना होगा कि विलंब क्यों हुआ है, क्या रीज़न था। ठीक है, अब कुछ जो ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं उन पे भी बात कर लेते हैं, ताकि मैंने लिख लिया भाई जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। 30 दिन की अवधि इंजंक्शन की अवधि नहीं है भैया, इतना याद रखना, केवल एप्लीकेशन के निस्तारण की समय सीमा दी गई है। ट्रैप 2 जो आपको ट्रैप कर सकता है, 30 दिन पूरे होते ही एक्स पार्टी इंजंक्शन स्वतः समाप्त नहीं हो जाता, यह रूल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, इतना याद रखना है। ट्रैप 3 जो आपको समझना जरूरी है कि यदि 30 दिन में निर्णय नहीं हो पाया तो केवल इसी कारण इंजंक्शन अवैध नहीं हो जाता, लेकिन कोर्ट को विलंब के कारण रिकॉर्ड में लिखने होंगे। अब कुछ लिंक्ड प्रोविजन है वो भी आप समझ लो। रूल 3 हमारा क्या कह रहा था, जब वो कह रहा था कि एक्स पार्टी इंजंक्शन देने से पहले हम कोर्ट को एक जनरली नोटिस देना होता है। ठीक है, रूल 3 हमारे क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एक्स पार्टी इंजंक्शन देने जाने के बाद एप्लीकेशन का शीघ्र आपको निस्तारण करना होगा। और ये क्विक रिवीजन है अगर आपको जल्दी पढ़ना है। ठीक है, क्विक रिवीजन हमारा क्या कह रहा है कि नोटिस नहीं दिया है और एक्स पार्टी इंजंक्शन दे दी गई है तो उसको 30 दिन के भीतर अपन को एप्लीकेशन डिसाइड करने का प्रयास करना होगा। नहीं कर पाते हो तो आपको रीज़न लिखना कंपलसरी होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत ईजी करके लिखा है मैंने बहुत तरीके से। फिर भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके पूछ लेना। एक दो कुछ और डाउट आपके माइंड में आ सकते हैं, उन डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं कि रूल 3A एक्चुअली में क्यों बनाएंगे। जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको क्लियर दिखेगा कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन में अपोजिट पार्टी को पहले सुनवाई का अवसर नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए रूल 3A न्यायालय को निर्देश देता है कि वह यथाशीघ्र जितनी जल्दी संभव हो सके 30 दिनों के भीतर दोनों पार्टियों को सुनकर इंजंक्शन एप्लीकेशन का अंतिम निर्णय करे, ताकि अपोजिट पार्टी का अनावश्यक रूप से लंबे समय तक एक तरफा आदेश से प्रभावित न रहे। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर होता है तो सामने वाली पार्टी को नहीं सुना जाता है। उस केसेस में टेम्पररी इंजेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स पार्टी ही टेम्पररी इंजेक्शन किया गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक्स पार्टी स्टे देते समय कोर्ट इंजंक्शन एप्लीकेशन को फाइनल डिसाइड नहीं करती है, क्योंकि स्टे क्या दिया गया है, एक्स पार्टी दिया गया, सामने वाले को सुना नहीं गया है। और टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है इमरजेंसी के लिए। मान लीजिए कोई इमरजेंसी थी, उसने बोला हमें टेम्पररी इंजंक्शन चाहिए, लेकिन नोटिस भेजने का टाइम नहीं है अभी। नोटिस भेज दिया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर सामने वाला पार्टी कुछ और कांड कर देगा, इसलिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। तो उस केसेस में क्या है, कोर्ट स्टे दे दिया फाइल, ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया, हल किया फटाफट बिना सुने, तो यहाँ एक्स पार्टी दे दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आगे देखते हैं, मैं पढ़ता देता हूँ, बल्कि केवल अस्थाई इंटरम आदेश देती है। यहाँ पे मैटर डिसाइड नहीं होता है क्योंकि सामने वाले को सुना ही नहीं गया, तो यहाँ पे पूरा मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो आदेश देती है। कोर्ट क्या करती है, फाइनल ऑर्डर नहीं देती है, बल्कि कहती है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन दी जाती है और नोटिस जारी करती है, यानी केवल एक अंतरिम आदेश देती है। इसके बाद अपोजिट पार्टी को सुनकर उसी एप्लीकेशन का अंतिम निस्तारण किया जाता है। ठीक है, रूल 3 इसी अंतिम निस्तारण में 30 दिनों की बात कर रहा है कि 30 दिनों के भीतर मैटर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, जो 2 डाउट आपके माइंड में आ सकते थे वो मैंने क्लियर यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। डाउट बिल्कुल नहीं होगा अगर आप रूल 1 से स्टार्टिंग से पढ़ के आते हो, समझते आते हो, तो बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। पूरा इंजंक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है टेम्पररी इंजंक्शन के लिए। ऑर्डर 39 का रूल 4 एक्चुअली में यहाँ पे क्या बात करता है, ये कह रहा है कि अस्थाई निषेधाज्ञा यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन को समाप्त, परिवर्तित और निरस्त करने की पावर यहाँ पे कोर्ट के पास है। ठीक है, पहले वन लाइनर समझते हैं कि पूरे रूल का मतलब एक्चुअली में क्या है। यदि किसी पक्ष को टेम्पररी इंजन के आदेश से अनसेटिस्फाई है, असंतोष है, अनसेटिस्फाई नहीं है वो सीधी तरह से, तो वह न्यायालय से उसे समाप्त करने, परिवर्तित करने, उसे निरस्त करने का अनुरोध कर सकता है। किससे करेगा, न्यायालय से करेगा। ठीक है, कोई भी पक्ष, यदि कोई पक्ष, ठीक है, जनरली वही होगा जो सामने वाले जिसके अगेंस्ट में इंजंक्शन पारित हुआ है, तो विशेष परिस्थितियों में न्यायालय ऐसा कर सकती है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट समझते हैं कि ऑब्जेक्ट इसका क्या कह रहा है कि गलत या अनुचित टेम्पररी इंजंक्शन को सुधारने की शक्ति देता, एक्स पार्टी इंजंक्शन के दुरुपयोग को रोकना, बदली हुई परिस्थितियों के
में न्यायोचित संशोधन की अनुमति देना, दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, अब हमारा मेन रूल एक्चुअली में क्या बात करता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से आपका ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली रूल में है क्या और उसका ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब मूल रूल एक्चुअली में क्या करता है ये देखते हैं। इंजंक्शन को समाप्त, परिवर्तित और निरस्त करना। ठीक है, बाद के किसी पक्ष को, जनरली कौन होगा जिसके अगेंस्ट में हुआ है इंजंक्शन, वही अनसेटिस्फाई होगा, तो वो टेम्पररी इंजंक्शन के आदेश से असंतोष है तो वह न्यायालय में आवेदन कर सकता है। सीधी सी बात है, वो अनसेटिस्फाई है न्यायालय की टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर से, तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में। ऐसे आवेदन पर न्यायालय आवश्यक होने पर इंजंक्शन को समाप्त कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है और उसको निरस्त यानी कि सेट असाइड कर सकता है। ठीक है, उस एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब तीनों का मतलब क्या हुआ? समाप्त करना मतलब इंजंक्शन को आगे प्रभावी ना रहने देना, परिवर्तन मतलब इंजंक्शन की पूरी शर्तों और सीमाओं में बदलाव कर देना, और निरस्त मतलब आदेश को रद्द कर देना मानो वह प्रभावी ना रहा हो। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, एक ही चीज़ मैंने क्लियर कर दी, तीनों के मतलब क्या होगा। अब आगे देखते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रोवाइजो जो कहता है वो कहता है कि एक्स पार्टी इंजंक्शन धोखे से प्राप्त की गई हो। ठीक है, अब इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम समाप्त करवाएंगे उसको। भाई अगर एक्स पार्टी जो इंजंक्शन ली गई है सामने वाली पार्टी ने वो धोखे से ली गई है तो हम उसको अब कैसे समाप्त करवाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, फर्स्ट प्रोवाइजो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन में, किसकी एप्लीकेशन में, किसी टेम्पररी इंजंक्शन के एप्लीकेशन में या फिर उसके समर्थन में जो एफिडेविट आपने दिया था उसमें किसी पार्टी ने, सामने वाली पार्टी जो पार्टी है मतलब जिसने इंजेक्शन लिया है वही पार्टी होगी, किसी पक्ष ने जानबूझकर, ठीक है, किसी महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि मटेरियल पर्टिकुलर के संबंध में झूठा भ्रामक कथन किया है ताकि उसे इंजेक्शन मिल जाए। और ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी आधार पर यानी कि उसी भ्रामक और झूठे कथन के आधार पर एक्स पार्टी इंजंक्शन यानी कि बिना नोटिस दिए उसको एक्स पार्टी इंजंक्शन मिल जाता है तो कोर्ट उस इंजंक्शन को समाप्त कर देगी। सेल यूज़ हुआ है यहाँ पर, उसको करना ही होगा कोर्ट को। अगर ऑब्जेक्शन करके पार्टी सामने वाली इंजंक्शन को समाप्त करने का एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करती है कि सामने वाली पार्टी ने जो इंजंक्शन लिया है वो फॉल्स या और भ्रामक मिसलीडिंग कथन के द्वारा प्राप्त किया है, किस में, या फिर वो एप्लीकेशन में या फिर एफिडेविट में, तो कोर्ट को इस बात को कोर्ट को आपने बता दिया, उसके बाद कोर्ट को उस जो टेम्पररी इंजंक्शन है उसको समाप्त करना ही होगा। यहाँ पर सेल शब्द यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर छूट दी गई है, एक्सेप्शन है, यानी कि इन केसेस में हम तब भी यानी कि झूठ और भ्रामक होने के बाद भी उसको उस टेम्पररी इंजंक्शन को समाप्त नहीं करवा सकते हैं। वो कौन सा है वो देखते हैं। लेकिन यदि कोर्ट को लगे कि केवल इस झूठ के कारण इंजंक्शन हटाना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के विरुद्ध होगा तो कोर्ट अपने कारण लिखकर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इंजंक्शन को जारी रख सकती है। यानी कि कोर्ट को लगता है कि वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के विरुद्ध हो जाएगा अगर हमने उसको स्टे को कैंसिल कर दिया तो उस केस में वो उसको जारी रख सकती है। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम रखा है कि यहाँ पे आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली कैसे। ठीक है, तो मान लीजिए ए ने एक्स पार्टी इंजंक्शन लेते समय महत्वपूर्ण तथ्य छिपा लिया था, बाद में कोर्ट को पता चलता है कि ए ने गलत जानकारी दी थी, तो जनरली क्या होता है, स्टे हटा दी जाएगी, जहाँ की क्लियरली लिखा है कि सेल हटाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए यदि स्टे हटा दी गई तो उसी दिन प्रतिवादी पूरी विवादित संपत्ति बेच देगा। ये डर कोर्ट को लग रहा है कि अगर हमने हटा दिया, मान लीजिए वो भ्रामक है, झूठ है, जैसे भी उसने स्टे ले ली, लेकिन अगर हमने स्टे हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर सेल शब्द यूज़ हुआ है, हटाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि सामने वाली प्रॉपर्टी बेच देगा और बाद में ऐसा न्याय करना असंभव हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या कर सकती है, वो कहेगी हाँ वादी ने गलत तथ्य बताए हैं, लेकिन इस समय केवल इसी आधार पर स्टे हटाना न्याय हित में नहीं होगा। फिर कोर्ट अपने कारण लिखेगी और स्टे को जारी रहने देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्सेप्शन है, बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से लिख भी लेना। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नोट मैंने डाले हैं ताकि मैं आपको ये क्लियर कर सकूँ कि नोइंगली
क्यों महत्वपूर्ण है? केवल साधारण गलती पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए कोई गलती से हो गया तो वो साधारण गलती पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर सिद्ध ये करना होगा कि जो झूठा और भ्रामक कथन दिया है वो जानबूझ कर दिया गया है, ये ज़रूरी होना चाहिए। इंटेंशन यहाँ पर जाना जरूरी है, ठीक है। और मटेरियल पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है? जो कोर्ट के इंजंक्शन देने या देने के निर्णय को प्रभावित कर सकता हो, वो मटेरियल पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एक एग्जांपल और है, वही बता देता हूँ। वादी यदि छिपा देता है, वादी यह छिपा देता है कि विवादित भूमि पहले ही किसी अन्य को बेची जा चुकी है। यदि कोर्ट को यह तथ्य पता होता तो असंभव है कि वो इंजंक्शन न देती, ठीक है। तो वो इसी पर्टिकुलर मैटर का मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर मैंने कर दिया। जो सब आपको ये एक प्रोवाइजर समझना है और इसका एक्सेप्शन समझना है, बहुत ज़रूरी है। 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना। और अगर जब भी आप रिवीजन करो तो मैं सजेस्ट करूँगा 1.5x पे आप इसको रिवीजन करो, तो आपके जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सॉरी रूल है, तो बड़े ध्यान से समझना। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं? सेकंड प्रोवाइजो बहुत जरूरी है, वो भी ध्यान से देखना है कि सेकंड प्रोवाइजो कह रहा है कि सुनवाई के बाद इंजंक्शन। अब कौन सी सुनवाई की बात कर रहा है उसको देखिए। यदि टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश ऑपोजिट पार्टी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद पारित किया गया है, मतलब एक बार और पढ़ता हूँ मैं, तब आपकी क्लियर हो जाएगा कि यदि टेम्पररी इंजंक्शन का जो आदेश है ऑपोजिट पार्टी को सुनवाई का अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद पारित किया गया, यानी कि जिसके अगेंस्ट वो टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है उस पार्टी को सुन लिया गया था, उसके बाद टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है, तो वही पक्ष कौन सा पक्ष जिसके अगेंस्ट हुआ है टेम्पररी इंजंक्शन, वही पक्ष बाद में उन्हीं तथ्यों, दलीलों और आधारों पर उस इंजंक्शन को समाप्त, परिवर्तित और निरस्त करने का आवेदन नहीं कर सकता। कौन सा? उन्हीं तथ्यों से मतलब क्या है? उन्हीं तथ्यों, दलीलों और आधारों से आशा है कि जिन बातों पर पहले ही दोनों पार्टियों को सुनकर कोर्ट निर्णय दे चुकी है, उन्हीं बातों को दोबारा दोहराकर इंजंक्शन हटाने की मांग नहीं कर सकता। कौन? जिसके अगेंस्ट में इंजंक्शन ग्रांट हुआ है। इसके लिए कोई नया कारण होना जरूरी है, तभी उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इसको और मैं क्लियर करूँगा आगे, ठीक है। ऐसा आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा। कौन सा आवेदन? कि वही पुरानी बात उठा रहा है। ऐसा आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आ गया हो, यानी कि परिस्थितियाँ बदल गई हों। अब आपको इंजेक्शन को चेंज करना होगा या समाप्त करना होगा, तो वही बात होगी। और न्यायालय संतुष्ट हो कि उस आदेश से उस पक्ष को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। तो दोनों वर्डों को मैं यहाँ पे अनड्यू हार्डशिप और चेंज इन सर्कमस्टांसेस को दोनों को क्लियर किया हुआ है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। तो पहले हम समझते हैं कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हुआ, यानी कि इंजेक्शन दिए जाने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जो पहले मौजूद ही नहीं थी। एग्जाम्पल से, जिस निर्माण को रोकने के लिए इंजेक्शन दी गई है वह कारण अब समाप्त हो चुका है, तो अब कोई मतलब नहीं निकलता, तो आप उसको समाप्त कर दो, इस इंजेक्शन को हटा दो। तो वही उसी के बारे में बात करता है। अब कहता है कि अनड्यू हार्डशिप का मतलब क्या हुआ? यदि इंजंक्शन के कारण किसी पक्ष को असामान्य, अत्यधिक, अनुचित कठिनाई हो रही है, ठीक है। उदाहरण जैसे कि इंजेक्शन के कारण प्रतिवादी का पूरा कारखाना बंद हो गया है, जिससे उसे अत्यधिक आर्थिक हानि होने लगी है, सामान्य, ठीक है। तो उस कारण से उसको हटाया जा सकता है। परिस्थितियाँ बदल गई तो सिंपल सी बात है कि हम उसको समाप्त या परिवर्तित या निरस्त कर सकते हैं। कब नहीं करोगे? अगर आपने उन्हीं मैटर पर हम पहले बात कर चुके हैं, उन्हीं मैटर पे आप बाद में लेके आ गए एक एप्लीकेशन, तो उसको कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा जब तक कि परिस्थितियाँ बदल नहीं गई होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ मैंने क्लियर कर दी। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान से देखना है। ये कह रहा है कि सामान्यतः असुविधा, नॉर्मल इनकन्वीनियंस पर्याप्त नहीं है, यानी कि नॉर्मल असुविधा आपको होती है तो वो पर्याप्त नहीं होगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अनड्यू हार्डशिप, अत्यधिक कठिनाई होगी, तो नॉर्मल इनकन्वीनियंस को यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। अब कुछ ट्रैप हैं जो एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, उसके लिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट लीगल ट्रैप हैं जो आपको ट्रैप कर सकते हैं एग्जाम में, कि हर झूठे कथन पर इंजंक्शन स्वतः समाप्त नहीं होगी, केवल तब होगी जब झूठा कथन जानबूझकर किया गया हो और वह मटेरियल पर्टिकुलर से संबंधित हो और इंजंक्शन एक्स पार्टी दी गई हो। ये मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जो इंजंक्शन दिया गया है वो एक्स पार्टी दिया गया हो, पिछले वाले जो कि फर्स्ट प्रोवाइजो की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रैप 2 को समझिए कि यदि इंजंक्शन दोनों पक्षों को सुनकर दी गई है, जो कि सेकंड प्रोवाइजो की बात कर रहा है, तो केवल असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन के आधार पर उसे हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए चेंज सर्कमस्टांसेस और अनड्यू हार्डशिप सिद्ध करना कंपलसरी होगा आप लोगों के लिए।
ठीक है। अब कुछ लिंक्ड प्रोविजन है जो कि रूल 3 जो कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजेक्शन के बारे में कहता है। रूल 3 है जो कहता है कि एक्स पार्टी इंजेक्शन एप्लीकेशन 30 दिन में निस्तारण उसका करना होगा। और रूल 4 अभी हम जैसे पढ़ ही लिया है। ठीक है, कोई रिवीजन में क्या करेंगे हम, ये कहता है कि गलत इंजेक्शन को सुधारने का रूल बात करता है। मैन रूल असंतुष्ट आपके आवेदन कर सकता है, तो वो ये आप देख लेना। ठीक है, उसको नहीं, वो सिंपल सी, तो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा जब तक आपकी माइंड में ना घुस जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर भी कोई समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। मैं एक बार फिर से क्लियर करा दूंगा, फिर से पढ़ा दूंगा, एक वीडियो फिर से बना दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि जबकि मैं इसको दोबारा कंप्लीट पढ़ाऊँगा पूरा ऑर्डर 39 को, तो उसमें आपको सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। आप मेरे को कमेंट में एक एक करके पूछ लेना। ठीक है, तो ये था हमारा रूल 4। तो रूल 5 हमारा कहता है कि निगम यानी कि कॉरपोरेशन के विरुद्ध निषेधाज्ञा उसके अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगी। ये कहता है कि अगर कोई इंजंक्शन किसी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में आता है, ऑर्डर आता है, तो जो ऑर्डर होगा, इंजंक्शन का ऑर्डर होगा, वो उन अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगा जो कि उस निगम के अधिकारी होंगे। इसको आगे समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वन लाइन हमारा कह रहा है कि यदि किसी इन कॉरपोरेशन के विरुद्ध इंजेक्शन टेम्परेरी इंजेक्शन पारित की जाती है तो वह केवल कॉरपोरेशन पर ही नहीं बल्कि उसके उन सदस्यों, मेंबर्स और उन अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगी जिनकी व्यक्तिगत कार्रवाई को रोकना उस इंजेक्शन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमारा वन लाइन से क्लियर हो जाता है कि भाई एक्चुअली में क्या बात करता है ये हमारा रूल। अब इसका ऑब्जेक्ट भी समझ लेते हैं कि कॉरपोरेशन के नाम का सहारा लेकर कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर की अवहेलना को रोकता है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि कॉरपोरेशन के अधिकारी और सदस्य स्वयं उस कार्य से स्वयं वह कार्य ना करें जिसे कोर्ट रोक दिया गया है। ठीक है, इंजेक्शन ऑर्डर को प्रभावी और इफेक्टिव बनाना। अब हम अपना रूल समझते हैं। रूल हमारा कह रहा है कि कॉरपोरेशन के विरुद्ध इंजेक्शन का प्रभाव क्या निकलेगा। यदि न्यायालय किसी कॉरपोरेशन के विरुद्ध इंजेक्शन पारित करती है तो वह केवल कॉरपोरेशन यानी कि कंपनी, निगम पर ही लागू नहीं होगी बल्कि उनके मेंबर्स, जितने भी कॉरपोरेशन के मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स पर भी लागू हो जाएगी और उनके उन अधिकारियों पर भी लागू होगी, बशर्ते इंजंक्शन का उद्देश्य उसकी व्यक्तिगत कार्रवाई को रोकना हो। यहाँ पर व्यक्तिगत कार्रवाई को मैं अभी क्लियर करता हूँ। ठीक है, आगे पहले समझते हैं कि नॉट कॉरपोरेशन का अर्थ यहाँ पे क्या होगा। कॉरपोरेशन से आशय किसी विधिक व्यक्ति, लीगल पर्सन से है, जैसे कि कंपनी हो गई, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, अन्य निगमित संस्था हो गई, बॉडी कॉरपोरेट हो गया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ भाई आपको पर्सनल एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, इसको समझो पहले। मान लीजिए XYZ कंपनी एक कॉरपोरेशन है, कोर्ट ने आदेश दिया कि XYZ विवादित भूमि पर निर्माण नहीं करेगी। ठीक है, अब कंपनी खुद तो ईंट नहीं रख सकती है, उसके बिहाफ पर कौन काम करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, साइट इंजीनियर हो गया, एम्प्लॉय हो गए। ठीक है, यही लोग वास्तव में निर्माण कराते हैं। इसलिए रूल 5 कहता है कि यदि इंजेक्शन का उद्देश्य उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले पर्सनल कार्य को रोकना है तो आदेश केवल कंपनी पर ही नहीं बल्कि उन अधिकारियों पर भी लागू होगा। ठीक है, अब पर्सनल एक्शन से थोड़ा और डिटेल में समझो कि यहाँ पर्सनल एक्शन का मतलब उसकी निजी प्राइवेट जिंदगी के कार्य नहीं है। इसका अर्थ है वह कार्य जो कॉरपोरेशन की ओर से कोई मेंबर्स या ऑफिसर स्वयं कर रहा है। ठीक है, इसमें आप क्लियर ये रखना है कि ये प्राइवेट उसका पर्सनल काम नहीं है, लेकिन जो कंपनी की ओर से खुद कर रहा है उस काम को रोकने की बात यहाँ पर कही है। ठीक है, तो आगे क्या है, पर्सनल एक्शन का अर्थ ऐसा कार्य जो वास्तव में कॉरपोरेशन के अधिकारी, कर्मचारी, सदस्य अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक्ट के रूप में कॉरपोरेशन की ओर से करते हैं। यदि कोर्ट ऐसा कार्य पर रोक लगाई तो वे व्यक्ति यह नहीं कह सकते कि ऑर्डर तो केवल कॉरपोरेशन के विरुद्ध था, हमारे विरुद्ध नहीं था। इसका एक एग्जांपल भी है ताकि और क्लियर हो जाएगा कि पर्सनल एक्शन से क्या मतलब है। कोर्ट ने XYZ कंपनी के विरुद्ध इंजेक्शन दी, विवादित भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। अब कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर, अन्य अधिकारी निर्माण शुरू कर देते हैं और वह यह नहीं कह सकता कि ऑर्डर केवल कंपनी के विरुद्ध था, क्योंकि रूल 5 के अनुसार इंजेक्शन उन अधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगा जो वह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत सिंपल था। और इसके बाद थोड़े डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये समरी है पूरे रूल की, क्या कह रहा है। कॉरपोरेशन के विरुद्ध पारित इंजेक्शन उसके मेंबर्स और ऑफिसर्स पर भी लागू होगा जिसकी व्यक्तिगत कार्रवाई को रोकना उस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट होगा। अब कुछ ट्रैप हैं जो एग्जाम में आपको ट्रैप कर सकते हैं, वो भी समझ लेते हैं कि
रूल 5 का अर्थ यह नहीं है कि कॉरपोरेशन का हर मेंबर स्वतः इंजंक्शन से बंध जाएगा, ठीक है। केवल वही व्यक्ति बाध्य होगा जिसकी व्यक्तिगत कार्यवाही को इंजंक्शन द्वारा रोका जाना है, ठीक है। ट्रैप 2 समझो, बहुत ज़्यादा जरूरी है ट्रैप 2। यदि किसी अधिकारी का उस प्रतिबंधित कार्य से कोई संबंध ही नहीं है तो केवल उस अधिकारी के होने के कारण उस पर रूल 5 लागू नहीं होगा, ठीक है। इतना याद रखना है कि यदि तुम्हारा उस काम से कोई लेना देना नहीं है तो आपका उस अधिकारी होना, उस कंपनी का रूल 5 का लागू नहीं करता है, सिंपल सी बात है। अब कुछ लिंक प्रोविजन है जो कि 1-2 जो टेम्पररी इंजंक्शन की बात करता है। रूल 5 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कोई रिवीजन सीधा ये है कि कॉर्पोरेशन पर स्टे लगा है तो संबंधित ऑफिसर मेंबर्स पर भी बाउंड होगा, उन पर भी स्टे माना जाएगा, ठीक है। नोट हमारा ये कह रहा है कि कोर्ट कंपनी को रोकती है तो कंपनी के माध्यम से काम करने वाले संबंधित अधिकारी भी वही कार्य नहीं कर सकते हैं, सीधा वो भी बन जाएंगे। सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि अगर किसी कंपनी को कोई कार्य रोकने से रोका जाता है तो कंपनी के जितने भी अधिकारी होंगे वो भी वो काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, बस यही है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो 39 है वो 2 चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। एक तो बात करता है कि टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में और दूसरा बात करता है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा टेम्पररी इंजंक्शन था वो ख़त्म हो चुका है और आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कि जो है लेकिन एक ही ऑर्डर 39 ही है लेकिन उसमें 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ठीक है, अंतर्वर्ती आदेश, इसको समझते हैं। तो एक्चुअली में ये हमारा किस बारे में बात करता है ये समझते हैं। तो रूल 6 कहता है कि अंतरिम विक्रय यानी कि इंटरिम सेल का आदेश देने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है, ठीक है। अब इस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ेगी इसको आगे हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें क्लियर हो जाएगा। तो 1 लाइनर से हमारा क्लियर करते हैं पहले कि एक्चुअली में रूल 6 एक्चुअली में बात किस बारे में बात करता है। यदि वाद की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट या फिर निर्णय से पूर्व कुर्क की गई कोई चल संपत्ति, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, या तो सब्जेक्ट मैटर हो प्रॉपर्टी वो केस का, या फिर जो जजमेंट से पहले आपने कोई कुर्की की हो कोई संपत्ति की जो कि चल संपत्ति की बात कर रहा है। यहाँ पे इतना यहाँ रखना है, अचल संपत्ति नहीं है, यहाँ पे चल संपत्ति की बात कर रहा है। शीघ्र नष्ट होने वाली हो या फिर अन्य कोई उचित कारण हो तो जो न्यायालय है उसे तत्काल विक्रय इमीडिएट सेल का आदेश दे सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ से 1 लाइनर से कि एक्चुअली में किस बारे में बात करता है। अब जो ऑब्जेक्ट भी समझ लेते हैं, उद्देश्य क्या है भाई, शीघ्र नष्ट होने वाली पेरिशेबल चल संपत्ति का मूल्य को सुरक्षित रखना, संपत्ति नष्ट होने वाले पक्षकारों को होने वाली हानि से बचाना, न्यायालय के समक्ष विवादित संपत्ति का आर्थिक मूल्य सुरक्षित रखना। अब हमारा रूल 6 यहाँ पर स्टार्ट होता है, अब इसको समझते हैं। ऑर्डर 39 का रूल 6 है, ठीक है। अंतरिम विक्रय का आदेश बाद के किसी भी पक्ष एनी पार्टी टू द सूट के आवेदन पर न्यायालय, अब यहाँ पे किसी भी पक्ष एनी पार्टी यानी कि वो प्लेंटिफ भी हो सकता है डिफेंडेंट भी हो सकता है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टी के आवेदन करने पर कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं करेगा। क्लियरली मैंने बोला है कि यहाँ पर स्यूमोटो नहीं है पावर, और यहाँ पर सिर्फ आवेदन करने पर न्यायालय किसी नामित व्यक्ति पर्सन नेम्ड बाय द कोर्ट के माध्यम से आदेश में नामित व्यक्ति और न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके और शर्तों के अनुसार बाद की विषय वस्तु या फिर बाद में निर्णय से पूर्व कुर्क की गई चल संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकती है। अब 2 नोट हैं जो हम अभी क्लियर समझते हैं। तो आपने क्लियर क्या समझा कि भाई कोर्ट के नाम है तो कोर्ट जो नाम व्यक्ति का डिक्लेयर करेगी ऑर्डर में उस व्यक्ति के माध्यम से बेचा जाएगा और उस तरीके से उस मैनर से और उस टर्म्स के कंडीशन के आधार बेचा जाएगा जो कि निर्धारित की गई होंगे, ठीक है। अब हमारा नोट देखते हैं। इस रूल में न्यायालय को स्वप्रेरणा यानी कि स्यूमोटो से इंटरिम सेल का आदेश देने की स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि इसमें स्पष्ट शब्द है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एनी पार्टी टू द सूट, ठीक है। किसी भी पार्टी सूट के किसी भी पार्टी के द्वारा एप्लीकेशन करने पर, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट के पास ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नोट 2 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी पक्ष द्वारा सेल का विरोध ऑब्जेक्शन किया जाता है तो यहाँ आदेश देना या ना देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि संपत्ति खराब होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये फाइनल डिसीजन कोर्ट ही करेगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था कि अगर ऐसी संपत्ति होगी तो सब्जेक्ट मैटर है या फिर कुर्की जजमेंट आने से पहले जो कुर्की की गई संपत्ति थी उसको अगर वो ख़राब होने वाली होगी तो उसको बेचने का आदेश कोर्ट दे सकती है। अब आगे देखते हैं यह आदेश कब दे सकती है कोर्ट। न्यायालय ऐसा आदेश तब दे सकती है जब संपत्ति शीघ्र स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाली हो
यानी कि ऐसी चल संपत्ति जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से जल्दी खराब या नष्ट हो जाती है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया और फूल वगैरह हो गया। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन कौन सी है कि यदि कोई उचित और पर्याप्त कारण हो, एनी अदर जस्ट एंड सफिशियंट कॉज। इसको मैं क्लियर करूंगा थोड़ा और आगे देख के। यदि न्यायालय को लगे कि किसी अन्य उचित कारण से संपत्ति का तुरंत विक्रय करना न्याय संगत होगा, तो भी वह ऐसा आदेश दे सकती है सेल करने का। ठीक है। अब मैं दो चीज़ क्लियर आपको करा देता हूँ कि जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज का मतलब क्या होगा। यहाँ मतलब ऐसी परिस्थिति जिसमें संपत्ति को सुरक्षित रखना व्यवहारिक और न्यायोचित न हो तथा उसका तत्काल विक्रय न्याय हित में आवश्यक हो। एग्जाम्पल, संपत्ति के रख रखाव में खर्च अधिक हो सकता है, संपत्ति को सुरक्षित रखना कठिन हो गया है, उसके मूल्य में तेज़ी से गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसी हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखनी है वो है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा। ऐसी चल संपत्ति जिसे न्यायालय ने जजमेंट आने से पहले कुर्क किया था, ठीक है, ताकि भविष्य में पारित होने वाली जो डिक्री है उसको प्रभावी रूप से एग्जीक्यूट किया जा सके। तो जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी उस प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो ख़राब हो सकती है, तो उसको भाई जल्दी से बेचना ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसको बेचने का ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर 39 के रूल 6 में कोर्ट आदेश दे सकता है। ठीक है। अब हमने दोनों चीज़ समझ ली हैं। अब थोड़ा समरी देख लेते हैं कि भाई मैटर क्या है कि न्यायालय शीघ्र नष्ट होने वाली उचित कारण से तत्काल बेचने योग्य चल संपत्ति के आदेश का विक्रय का आदेश दे सकती है। सिंपल सी बात है। ठीक है। आगे एक नोट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखना जरूरी है कि रूल 6 और रूल 7 के मामले में सामान्यतः पहले नोटिस देना आवश्यक है। यानी कि जो रूल 6 हम ही पढ़ रहे हैं, रूल 7 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो रूल 6 और 7 के मामले में पहले नोटिस देना आवश्यक है ताकि सामने वाले की आपत्ति को सुना जा सके। किंतु लेकिन यह प्रोवाइजो कहता है कि ये मैटर आपका सॉरी डायरेक्ट में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो एक्चुअली में मैटर क्या है। किंतु प्रोवाइजो एक है कि अति आवश्यक परिस्थितियों में कोर्ट बिना नोटिस के भी आदेश पारित कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल 8 एंड सब रूल 3। जब हम रूल 8 पढ़ेंगे तो उसको सब रूल 3 में क्लियर बोलता है कि हमें सामने वाली पार्टी को बिना नोटिस देना, जनरली तो नोटिस देना है, लेकिन कुछ केसेस में बिना नोटिस के भी वो सेल कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है। ट्रैप 1 जो आपको ट्रैप कर सकता है, यह रूल केवल मूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है, मैंने क्लियरली पहले बता दिया था। ठीक है। अचल संपत्ति पर ये लागू नहीं होगा। और सेकंड ट्रैप है जो कि न्यायालय स्वयं संपत्ति नहीं बेचती। यहाँ पर न्यायालय स्वयं संपत्ति नहीं बेचती बल्कि वह किसी व्यक्ति को नामित करती है जो न्यायालय के निर्देश के अनुसार विक्रय करता है। ट्रैप 3 जो कि है केवल स्पीडी एंड नेचुरल डिके ही आधार नहीं है, बल्कि यदि कोई अन्य उचित और पर्याप्त कारण जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज हो तब भी न्यायालय तत्काल विक्रय का आदेश दे सकती है। अब कुछ लिंक प्रोविज़न है जो आपको पढ़ना जरूरी है। ऑर्डर 38 का रूल 5 जो हमारा बात करता है कि जजमेंट से पूर्व अटैचमेंट के बारे में, वो जब हम 38 पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है। और ये रूल तो हमें पढ़ ही रहे हैं। अब कोई रिवीजन सीधी सीधी बात है कि चल संपत्ति जल्दी खराब होती है, उचित पर्याप्त कारण होगा तो कोर्ट तत्काल विक्रय का आदेश दे सकती है। सिंपल सा हमारा रूल 6 यहाँ पर क्लियर होता है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, फिर डाउट यहाँ पर नहीं होगा। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्लियर किया हुआ है। तो रूल 6 में हमने क्लियरली पढ़ा था कि इंटरिम सेल के बारे में कि अगर कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरिम सेल का ऑर्डर दे सकती है। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं उसी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के में जो हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल 7, जो बात करता है कि बाद की विषय वस्तु का निरोध एवं संरक्षण एवं परीक्षण का आदेश देने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है। ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये हमारा रूल एक्चुअली में किस बात करता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी देना, तो हम वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्डर 39 का रूल 7 हमारे यहाँ पे क्या बात करता है, यहाँ से हम वन लाइनर समझेंगे। वन लाइनर से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में हमारा ये पूरा रूल एक्चुअली में किस बारे में बात करता है। तो वन लाइनर कहता है कि वाद के किसी पक्ष के आवेदन पर, ठीक है, 2 सिविल सूट है, उसमें कोई पार्टी के आवेदन करने पर न्यायालय विवादित संपत्ति के निरोध यानी कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन तथा आवश्यकता होने पर सैंपल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कराने का आदेश दे सकती है ताकि पूर्ण एवं सही एविडेंस प्राप्त हो सके। तो ये हमारा वन लाइनर से क्लियर हो गया कि हम इस रूल में क्या पढ़ने वाले हैं। अब ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। विवादित संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना, न्यायालय को सही एवं पूर्ण फुल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना, आवश्यक साक्ष्य को सुरक्षित रखना, न्यायपूर्ण निर्णय के लिए वास्तविक एक्चुअल कंडीशन का पता लगाना।
ठीक है। अब स्टार्ट हमारा रूल होता है यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर 39 का रूल 7 का सब रूल 1 हमारे यहाँ पे कहता है कि न्यायालय की पावर बाद के किसी भी पक्ष के आवेदन करने पर न्यायालय, यहाँ पे इतना सिर्फ याद रखना है कि एनी पार्टी, यानी कि जो सिविल सूट है आपका उसमें से कोई एनी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिव हो चाहे डिफेंडेंट हो, उसके आवेदन करने पर न्यायालय उचित शर्तों के अधीन निम्नलिखित आदेश पारित कर सकती है, जो शर्तें वो लगाना चाहे, ठीक है। आगे देखते हैं कि संपत्ति का निरोध एवं संरक्षण एवं परीक्षण तीनों का, यानी कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, न्यायालय ऐसी संपत्ति के संबंध में डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का आदेश दे सकती है यदि वह संपत्ति बाद की विषय वस्तु हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर हो रही है उसका इंस्पेक्शन जिसका आप बात कर रहे हो, या फिर जिसका डिटेंशन की बात कर रहे हो, या फिर जिसकी प्रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी सूट का सब्जेक्ट मैटर हो, यानी कि बाद की विषय वस्तु हो, या फिर जिसके संबंध में बाद में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो। जो आपका सिविल सूट है उसमें ऐसा कोई प्रश्न हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर, या फिर वो चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है तीनों चीज़ों के बारे में कि डिटेंशन मतलब क्या है कि संपत्ति को यथास्थित में सुरक्षित रखना तथा उसे हटाने, नष्ट होने, बदलने से रोकना, तो उसके बारे में ही बताया गया है। अगर आपको नहीं पता होगा कि प्रिजर्वेशन मतलब क्या होगा, संपत्ति को नुकसान एवं क्षति होने से बचाना, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होगा, न्यायालय या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा अवलोकन एग्जामिनेशन करना ताकि उसकी वास्तविक स्थिति को जाना जा सके। एग्जाम्पल जैसे कि किसी भूमि की बाउंड्री को लेकर कोई विवाद है तो कोर्ट राजस्व या अधिकारी या फिर कमिश्नर को इंस्पेक्शन करने का आदेश यहाँ पर दे सकती है, ठीक है। तो इसका बी वाला पार्ट हम समझते हैं। बी वाला पार्ट यहाँ पे कह रहा है कि भूमि या फिर भवन में प्रवेश की अनुमति। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि वो डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का आदेश यहाँ पे कोर्ट दे रही थी। अब बी वाला कह रहा है कि यहाँ पे कोर्ट भूमि और भवन में प्रवेश की अनुमति दे सकती है। आगे समझते हैं कि यदि ऊपर बताए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, यानी कि इन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए अगर ज़रूरी हो, तो कोर्ट न्यायालय किसी अधिकृत व्यक्ति को, यानी कि एक ऑथोराइज पर्सन को यह अनुमति दे सकती है कि वह किसी अन्य के कब्जे में स्थित, यानी कि किसी सामने वाले दूसरे व्यक्ति के कब्जे में स्थित कोई भूमि हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, मकान हो, भवन हो, में प्रवेश कर सके, ठीक है। अब नोट में मैंने थोड़ा एक इसके बारे में डाला है तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि यह प्रवेश केवल कोर्ट के आदेश के अनुसार और उसी उद्देश्य के लिए होगा जिसके लिए वह अनुमति दी गई थी। ये नहीं है कि आपको प्रवेश करना, यानी कि दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसने के लिए जो ऑर्डर दिया गया था आप किसी और काम के लिए जा रहे हो, तो वो नहीं, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था उसी के लिए जाओगे। एग्जाम्पल जैसे कि यदि विवाद किसी भवन में अवैध संरचना से संबंधित है तो कोर्ट अधिकृत अधिकारी, यानी कि जो ऑथराइज पर्सन को निरीक्षण हेतु भवन में प्रवेश की अनुमति दे सकती है, ठीक। अब यहाँ पर सी वाला, सी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सैंपल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट न्यायालय आवश्यकता होने पर नमूने, यानी कि सैंपल, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, अवलोकन करने या फिर एक्सपेरिमेंट्स, परीक्षण, प्रयोग करने की अनुमति भी दे सकती है यदि इन चीज़ों से पूर्ण जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है, तब कोर्ट क्या करेगी, आपको नमूना, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के आदेश भी कोर्ट आपको दे सकती है। अब इनके मतलब क्या होंगे वो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिए हैं कि सैंपल मतलब कि किसी विवादित वस्तु का छोटा परीक्षण लेना, उदाहरण किसी बीज हो गया, खाद हो गया, निर्माण सामग्री हो, उनका नमूना लेना हो, या फिर ऑब्जर्वेशन हो, संपत्ति या स्थान की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करना हो, एक्सपेरिमेंट हो गया यदि किसी तथ्य की सत्यता जानने के लिए आवश्यक परीक्षण या फिर प्रयोग करना हो, उदाहरण जैसे कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जाँचनी हो तो प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए उसको भेजना। तो ये था हमारा तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं कि ठीक है, सैंपल वगैरह कब लेंगे और किसी भवन में या फिर मकान में या फिर प्रॉपर्टी में प्रवेश करने की अनुमति भी दी जा सकती है। और फर्स्ट में हमने देखा था कि डिटेंशन और प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन करने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर हो या फिर बाद में कोई विषय वस्तु से रिलेटेड कोई प्रश्न उठ जाता है तो उसके बारे में भी कोर्ट आपको डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन का आदेश दे सकती है अगर आप एप्लीकेशन करके ऐसी मांग करते हो तो, ठीक है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर कोई सजेशन हो, कोई चीज़ और चीज़ पढ़ना हो तो भी आप पढ़ने के लिए बोल सकते हो, तो मैं अपन वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल 8 हमारा कह रहा है कि नियम 6 और नियम 7 के आदेशों हेतु आवेदन से पहले नोटिस की बात कर रहा है, ठीक है। रूल 6 हमने पढ़ा, रूल 7 हमने पढ़ा,
ठीक है। तो अब इनमें है क्या, रूल 6 के बारे में हम एक बार मैं स्वीकृति करता हूँ। रूल 6 कहता है कि इंटरिम सेल के बारे में, और रूल 7 कहता था डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो वन लाइनर से पहले समझते हैं कि रूल एक्चुअली में बात क्या कर रहा है। रूल कह रहा है कि रूल 6 यानी कि इंटरिम सेल, या फिर रूल 7 यानी कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन आदि के अंतर्गत आवेदन, यानी कि इन चीज़ों के लिए कोई आवेदन अगर ही किया गया है तो जनरली न्यायालय पहले अपोजिट पार्टी को, यानी कि सामने वाली पार्टी को नोटिस देगी। केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही उसे बिना नोटिस के आवेदन पारित किया जा सकता है। यानी कि जनरली क्या होगा, सामने वाली पार्टी को नोटिस देना होगा कि हम रूल 7 और रूल 6 के आवेदन पर जो भी निर्णय देने वाले हैं वो देने वाले हैं। ठीक है, जनरली तो आप नोटिस दोगे, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं, आवश्यक परिस्थिति हो सकती है, उनमें आप बिना नोटिस के भी ये पारित कर सकते हो। ठीक है, अब हम पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं कि भाई रूल 8 का उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उद्देश्य कह रहा है कि नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का यहाँ पे पालन हो रहा है, क्योंकि हम सामने वाली पार्टी को जनरली मौका दे रहे हैं सुनने के, अपोजिट पार्टी को सुनवाई का मौका दे रहे हैं, रूल 6-7 के शक्तियों का दुरुपयोग होने से रोक रहे हैं। ठीक है, केवल अत्यावश्यक अर्जेंट मामलों में ही एक्स पार्टी की अनुमति यहाँ पर दी गई है। इसको और डिटेल में समझते हैं कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रूल 6 तो वही हो गया, जैसे कि मैंने बताया इंटरिम सेल, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन वाला रूल 7, और रूल 8 में जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिंक प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखने हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब रूल 1, ठीक है, ऑर्डर 39 का रूल 8 का सब रूल 1 यहाँ पे कह रहा है कि प्लेंटिफ कब आवेदन कर सकता है, यानी कि प्लेंटिफ को अगर रूल 6 और रूल 7 के तहत कोई आवेदन करना है तो वो कब कर सकता है। तो यहाँ पे वादी रूल 6 और 7 के लिए अंतर्गत आवेदन सूट फाइल होने के बाद किसी भी समय कर सकता है, यानी कि एनी टाइम कर सकते हो। सबसे पहले आपको सूट फाइल होने देना है पहले, जैसे ही सूट फाइल हो जाएगा उसके बाद आप ये इंटरिम सेल वाला और डिटेंशन वाला एक आवेदन फाइल कर सकते हो। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब होगा सूट, यानी कि संस्थागत सामान्यतः तब माना जाता है जब प्लेंट न्यायालय में प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि ये ना आज सूट फाइल किया, उसी दिन वह रूल 7 के अंतर्गत इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन भी दे सकता है। अब सब रूल 2 देखते हैं। ये तो होंगे प्लेंटिफ के लिए। अब सेकंड वाला क्या है, डिफेंडेंट के लिए। डिफेंडेंट कब आवेदन कर सकता है, अगर उसको रूल 6 और रूल 7 के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन देना है तो वो कब कर सकता है। तो डिफेंडेंट रूल 6 और 7 के अंतर्गत आवेदन कोर्ट में अपीयरेंस, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद किसी भी समय, यानी कि प्लेंटिफ का सूट फाइल हो गया मान लीजिए, ठीक है, अब डिफेंडेंट को बुलाया गया, जैसे ही डिफेंडेंट हाजिर हो जाएगा उसके बाद तुम किसी भी समय फाइल कर दो ये 6 और 7 की एप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। सेकंड वाले में नोट है, अपीयरेंस का मतलब क्या होगा, प्रतिवादी के पहली बार न्यायालय में उपस्थित होकर बाद में भाग लेना, चाहे वो खुद आ जाए चाहे वो अपने एडवोकेट के माध्यम से कर ले। ठीक है, बी को समझ मिला, जो डिफेंडेंट है वह कोर्ट में उपस्थित हो गया, अब वह वो 6 और 7 के अंतर्गत एप्लीकेशन दे सकता है। तो बस सिंपल सा था। अब रूल 6 तो रूल 8 का सब रूल 3 पे बात करते हैं। ये कहता है नोटिस के बारे में। तो नोटिस सामान्य नियम, नोटिस का सामान्य नियम है जो कि अब हमें देखना है। तो रूल 6 और रूल 7 के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित करने से पहले जनरली सामान्यतः अपोजिट पार्टी को नोटिस देगी। कौन देगी, न्यायालय सामने वाली पार्टी अपोजिट पार्टी को नोटिस देगी। यह नोटिस जो होगा, नोटिस देकर उसे सुनवाई का अवसर देगी और उसके बाद ही आदेश पारित करेगी रूल 6 और 7 में। यानी कि सिंपल सी बात है, जब भी कोई रूल 6 और 7 का एप्लीकेशन आएगा तो हमें सामने वाली अपोजिट पार्टी को एक नोटिस देना होगा ताकि वो अपनी कहानी बता सके अपीयर होके। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक छूट दी गई है, एक्सेप्शन है, जो कि सब रूल 3 में एक एक्सेप्शन दिया गया है, वो एक छूट देता है। इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, यदि न्यायालय को ये प्रतीत हो कि नोटिस देने में होने वाले विलम्ब, डिले से आवेदन का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। भाई हमने अगर इसको नोटिस दे दिया तो उसका जो ऑब्जेक्ट है हमारे जो रूल 6 और 7 का, वो विफल हो जाएगा। तो कोर्ट बिना नोटिस दिए भी आदेश पारित कर सकती है, यानी कि एक्स पार्टी हो जाएगा। अब इसको और डिटेल में समझो। ठीक है, नोट यहाँ पे क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि नोटिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रूल 6 और 7 के आवेदन, संपत्ति बिक्री, इंस्पेक्शन, भूमि में एंट्री, सैंपल लेना जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए जनरली अपोजिट पार्टी को पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए। ठीक है, एक नोट और है, वो भी देख लो। एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन कब लागू होगा, जब नोटिस देने
तक इंतज़ार करने से, अगर नोटिस देने के इंतजार मतलब नोटिस दे दिया आपने, अब उसके बाद आपको वेट करना पड़े मान लीजिए, तो संपत्ति नष्ट हो सकती है आपकी। अगर नोटिस दे दिया तो उसमें वेट होगा, सामने वाले पहुंचेगा, फिर वापस वो आएगा तो वापस से होगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए संपत्ति नष्ट हो सकती है। महत्वपूर्ण एविडेंस मिल सकते हैं, इंस्पेक्शन का उद्देश्य विफल हो सकता है या फिर तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। उस केसेस में हम सामने वाली पार्टी को नोटिस दिए बिना ही ऑर्डर पारित कर सकते हैं 6(7) का। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से देख लो। वादी कहता है प्रतिवादी आज ही विवादित संपत्ति आज ही विवादित निर्माण को गिराने वाला है। यदि कोर्ट पहले नोटिस देगी तो वो एविडेंस समाप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट बिना नोटिस के इंस्पेक्शन का आदेश दे सकती है। ठीक है, सिंपल सा है। अब समरी है हमारे पूरे रूल की। रूल 6 और रूल 7 के मामले में जनरली नोटिस देना आवश्यक है, किंतु अत्यावश्यक परिस्थितियों में कोर्ट बिना नोटिस के भी आदेश पारित कर सकता है। इंपॉर्टेंट कुछ ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, वो भी एक बार नज़र मार लीजिए। ट्रैप 1 जो कह रहा है कि रूल 8 केवल रूल 6 और 7 पर लागू होता है, ऑर्डर 39 सभी एप्लीकेशनों पर नहीं। सिंपल सा है। ठीक है। ट्रैप 2 है जो कहता है कि नोटिस जो है सामान्यतः एक जनरल रूल है, बिना नोटिस आदेश देना केवल एक एक्सेप्शन के तौर पर काम करेगा, अपवाद के तौर पर। ठीक है। ट्रैप 3, कोर्ट बिना नोटिस तभी आदेश दे सकती है जब उसे लगे कि डिले से आदेश का उद्देश्य विफल हो जाएगा। सिर्फ अर्जेंसी का दावा कर देना पर्याप्त नहीं होगा, कोर्ट को इस बारे में संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है। ये थोड़ा हमारा क्विक रिवीजन है। जब भी आपको रिवीजन करो तो मैं जब भी आप वीडियो को रिवीजन करो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1.5x इसको करके अपने रिवीजन कर लेना जब भी आपको करना हो। ठीक है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी जल्दी आपके क्लियर हो जाएंगे सब्जेक्ट। तो वो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके बताना। ठीक है। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं रूल 9 जो बात करता है कि बाद की विषय वस्तु होने पर तत्काल कब्जा देने की पावर यहाँ पर दी गई है। यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है केस का वो प्रॉपर्टी है। ठीक है। कोई प्रॉपर्टी हो गया या फिर कोई टेन्योर है या फिर भू अधिकार है। ठीक है। उस पर क्या है, कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू या फिर कोई किराया पेंडिंग है। ठीक है। और अगर कोई पार्टी उस प्रॉपर्टी जो बेचने वाली है, इस रीज़न से वो प्रॉपर्टी बेचती है कि उस पर गवर्नमेंट रेवेन्यू या फिर किराया नहीं पे किया है, इसलिए वो रीज़न से बेच रही है। तो अगर कोई पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर उस पेमेंट को पे कर देती है तो वो पोजीशन उसको मिल जाएगा। इस कैसे मिलेगा, किन कंडीशन में मिलेगा, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं वो आपको पहले देखनी पड़ेंगी, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाद की विषय वस्तु तत्काल होने पर तत्काल कब्जा देने की पावर। ठीक है। तो पहले ऑनलाइन समझते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। यदि बाद की विषय वस्तु ऐसी भूमि है या फिर भू अधिकार है, कोई टेन्योर है, जिस पर कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू या फिर कोई रेंट ड्यू हो। ठीक है। और कब्जाधारी यानी कि जिसका उस पर पोजीशन है प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, उसके भुगतान में चूक कर देता है, यानी कि वो गवर्नमेंट रेवेन्यू या फिर रेंट पे नहीं करता, उसमें चूक कर देता है, जिससे उसकी बिक्री होने लगे, तो न्यायालय हित रखने वाले अन्य पक्ष को बकाया राशि जमा करने पर तत्काल कब्जा दे सकती है। यानी कि 1 लाइनर पढ़ के ही आपका रूल 9 क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक आपको लग रहा है। ठीक है। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आगे देखो तो और क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट पहले समझ लेते हैं कि भाई रूल 9 का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है। कि विवादित भूमि को, पीछे से ट्रेन जा रही है इसलिए आवाज़ हो रही है भाई। ठीक है। विवादित भूमि को राजस्व बकाया के कारण बिकने से बचाना। विवादित भूमि को राजस्व जो बकाया उस पर या फिर रेंट उस कारण से बिक रही है, उससे इसलिए बचा रहे हैं। ठीक है। और भूमि में हित रखने वाले किसी अन्य पक्ष के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट रेवेन्यू या फिर रेंट का समय पर भुगतान को सुनिश्चित कर रहे हैं कि टाइम से मिल जाए। ठीक है। अब रूल 9 स्टार्ट करते हैं। कब कब्जा दिया जा सकता है, तत्काल कब्जा कब दे सकते हैं। अब समझो कि यदि बाद की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, ऐसी कोई भूमि है, लैंड है, जिस पर कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू है, या फिर ऐसी कोई टेन्योर भू अधिकार हो जिस पर रेंट ड्यू हो, और जो बकाया के कारण जो पेमेंट है उस बकाया के कारण वो बिक्री के लिए उत्तरदायी हो गई है प्रॉपर्टी, उस भूमि या फिर टेन्योर पर कब्जा रखने वाला पार्टी। ठीक है। पार्टी इन पोजेशन, जिसके कब्जे में वो है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू या फिर ड्यू रेंट का भुगतान करने में लापरवाही कर देता है। यानी कि जो जिस सब्जेक्ट मैटर जो प्रॉपर्टी का है और उस पर कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू और रेंट पेंडिंग था और वो पे नहीं करता है, जिसका उस पर कब्जा है।
ठीक है। तो वो इस कारण से लापरवाही करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेंगे, अगर आपने पे नहीं किया, उस भूमि या फिर भू अधिकार को बिक्री का आदेश हो जाता है। तो बाद का कोई भी पक्षकार, ठीक है, चाहे वो यानी कि दोनों पार्टी में से कोई भी, ठीक है, जो उस भूमि या टेन्योर में अपना हित होने का दावा कर रहा हो कि मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा हक है, यहाँ दोनों, क्योंकि अभी तो डिस्प्यूट चल रहा है तो डिसाइड ही नहीं किसका है, ठीक है। तो जो उसमें इंटरेस्ट अपना दावा कर रहा है, बिक्री से पहले यानी कि सेल होने से पहले उस बकाया पेमेंट को, जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू है या फिर रेंट है, का भुगतान करके, और न्यायालय चाहे तो उससे सिक्योरिटी ले सकता है या फिर बिना सिक्योरिटी के, किससे, जिसको वो इमीडिएट पोजीशन दे रहा है उस व्यक्ति से, ठीक है, सिक्योरिटी लेके बिना सिक्योरिटी के उस भूमि या टेन्योर का तत्काल पोजीशन प्राप्त, तत्काल कब्जा प्राप्त कर सकता है, ठीक है, दे सकता है उसको। अब एक यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये सिक्योरिटी क्यों दी रही, तो उसका जवाब भी मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैं भी नहीं बोलूँ कि मेरे को क्या बताना था, ठीक है। क्यों सिक्योरिटी मांग सकता है कोर्ट, यदि न्यायालय को लगे कि भविष्य में किसी पार्टी को हानि हो सकती है तो वह तत्काल कब्जा देने से पहले सिक्योरिटी यानी कि जमानत प्रतिभूति लेने का आदेश दे सकती है। यह कोर्ट का विवेकाधिकार है, लेना या नहीं देना वो उसके ऊपर मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट इन लैंड का मतलब क्या होगा कि उसमें उस व्यक्ति का इंटरेस्ट होना चाहिए जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि वो को-ओनर हो या फिर वो कुछ मॉर्गेजी हो, लेसी हो या फिर कोई अन्य वैध अधिकार रखता हो, वो तो आपको पता होगा इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आपने ट्रांसफर प्रॉपर्टी 9 पढ़ा होगा 19, ठीक है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भाई फिर हालत आपकी बहुत ख़राब है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा अगर आपको इंटरेस्ट नहीं पता है तो, ठीक है। अब हम कहाँ तक डिस्क्रिप्शन तक कर चुके हैं, अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया, उसको पोजीशन वापस कर दिया अगर उसने पेमेंट कर दिया तो। आगे देखते हैं आगे डिग्री में क्या होगा। अंतिम निर्णय देते समय न्यायालय जिस पक्ष ने रेवेन्यू या फिर रेंट का भुगतान किया था उसे भुगतान की गई राशि तथा उस राशि पर उचित ब्याज डिफ़ॉल्ट करने वाले पक्ष से दिला सकता है। कौन, कोर्ट दिलाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यदि डिक्री में खाते का समायोजन एडजस्टमेंट ऑफ एन अकाउंट किया जाना है तो न्यायालय उस भुगतान की गई राशि ब्याज को उसी समायोजन में एडजस्ट कर सकती है। अब एडजस्ट का मतलब तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने लिख दिया है ठीक है। जैसे कि कैसे होगा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोर्ट हिसाब लगाती है, जो बी है उसको ए से 5 लाख रुपए चाहिए है, ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति है उसने बी की ओर से 50,000 रुपये रेंट जमा और रेवेन्यू जमा कर दिया था उस लैंड के लिए। अब कोर्ट अलग से 50,000 दिलाने के बजाय हिसाब में एडजस्ट कर देगी, यानी कि उसको जो 50,000 5 लाख लेने थे उसमें 50,000 घटा देगी, सिंपल सी बात है। अब आपको 4.5 मिल जाएंगे, वही एडजस्टमेंट है, ठीक है। अगर नहीं है तो सामने वाली पार्टी जो भी जीतेगा केस उस व्यक्ति को मिल जाएगा, ठीक है, जिसने पे किया था। अगर उसी ने जैसे कि ए जीते मान लीजिए केस, ठीक है, अगर उसी ने पे किया था 50,000 रुपये और सामने केस जीतने के बाद जो 50,000 दिया था वो सामने वाली पार्टी से मिल जाएगा आपको। अगर बी जीता है केस तो जो इसने जो रेंट वगैरह है या फिर जो भी पे किया था वो इसमें ए से मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। रूल 9 क्यों बनाया गया, इसका एक डाउट आपके माइंड में हो सकता है तो वो भी क्लियर कर देता हूँ कि मान लो व्यक्तियों के बीच कृषि भूमि पर विवाद चल रहा है, कोई भूमि है ए और बी के बीच में कोई विवाद चल रहा है भूमि पर, ठीक है। भूमि बी पर कब्जा है, बी पे उसका कब्जा है प्रॉपर्टी का लैंड पे, बी जानबूझकर गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं भरता है, सरकार कहती है कि रेवेन्यू नहीं मिला है, अब भूमि और टेनर को हम बेचेंगे, मतलब उस संपत्ति के अधिकार को हम बेचेंगे, नीलाम करेंगे। अब यदि सेल हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट क्या कर रही है, बेच रही है, ठीक है। अब अगर वो प्रॉपर्टी सेल हो गई तो इससे क्या नतीजे निकलेंगे, क्या होगा, विवादित संपत्ति समाप्त हो जाएगी, भाई प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई, तो अब केस किस पर चलेगा, ठीक है। तो सूट का उद्देश्य प्रभावित हो जाएगा, तो जो व्यक्ति वास्तव में अधिकार रखता है उसका हित प्रभावित हो जाएगा, नष्ट हो सकता है। इसलिए रूल 9 कहता है कि यदि पक्ष कहे कि मैं रेवेन्यू भर देता हूँ, बस भूमि बिकने मत दो, तो कोर्ट उसे रेवेन्यू भरवा कर तत्काल कब्जा भी दे सकती है ताकि अंतिम निर्णय तक संपत्ति बनी रहे, ठीक है। अब इसमें कोई वो है जो डाउट है जो आपको आ सकते हैं माइंड में, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, वो देख लेते हैं, बाकी ऊपर देखने का कुछ है नहीं है, मैं दिखा देता हूँ फिर भी, अब देखना चाहो तो देख सकते हो, बताने लायक कुछ है नहीं, ठीक है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, वो भी देख लो। कि ट्रैप 1 कहता है कि यह रूल केवल भूमि पर लागू नहीं होता, प्रत्येक भूमि पर लागू नहीं होता, यह केवल ऐसी भूमि या टेन्योर पर लागू होता है जिस पर कि गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू हो या फिर जिस पर रेंट दे हो और बकाया के कारण उसकी बिक्री हो सकती हो, यानी कि उस रीज़न से उसकी बिक्री हो सकती हो, उसी में ये रूल लागू होगा। ठीक है। ट्रैप 2 जो क्या है, तत्काल कब्जा हर पक्ष को नहीं मिलेगा, केवल वही पक्ष आवेदन कर सकता है जो उस भूमि या टेन्योर में अपना इंटरेस्ट होने का दावा करता हो। सिंपल सी बात है। ट्रैप 3, रेवेन्यू या रेंट जमा करते ही स्वतः कब्जा नहीं मिल जाता, कोर्ट अपने विवेक से सिक्योरिटी देकर या सिक्योरिटी के बिना इमीडिएट पोजीशन दे सकती है। अब कुछ ये लिंक प्रोविज़न है जो कि आप देख सकते हो। फिर भी ये रूल नहीं समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। कोई डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है। और आज की वीडियो हम बात करेंगे रूल 10 पे, जो एक्चुअली में बात करता है कि न्यायालय में धन आदि जमा करने की पावर के बारे में। ठीक है। तो चलिए इसको वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ऑर्डर 39 के रूल 10 का वन लाइनर एक्चुअली में कहता है, जो कि आपको पूरे रूल का एक थोड़ा सा 2 लाइन का है, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ये रूल किस बारे में बात करता है। ठीक है। यदि वाद की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट कोई धन है या फिर कोई वस्तु है जिसे डिलीवर किया जा सकता हो और कोई पार्टी स्वयं एडमिट करे कि वह दूसरे पक्ष के लिए होल्ड कर रहा है या फिर वह दूसरे पक्ष की है या फिर उसे ड्यू है देने के लिए। ठीक है। तो न्यायालय उसे न्यायालय में जमा कराने या फिर दूसरे पक्ष को सौंपने का आदेश दे सकती है। सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज़ आपने एडमिट कर ली, ठीक है, तो कोर्ट ये बोल सकता है कि उस चीज़ को क्या करो, एक काम करो, हमें दे दो या फिर डायरेक्ट उसी व्यक्ति को दे दो जिसको आप बोल रहे हो कि वो उसकी है। ठीक है। तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है हमारे रूल का। ऑब्जेक्ट हमारे रूल का है कि वाद की विषय वस्तु धन वस्तु की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, एडमिशन होने पर उसे न्यायालय के नियंत्रण में लाना और अंतिम निर्णय तक धन वस्तु उचित संरक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है। अब स्टार्ट होता है हमारा रूल। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यायालय में धन वस्तु जमा करने की शक्ति यदि वाद की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर कोई मनी है या फिर कोई मूवेबल वस्तु है जिसे डिलीवर किया जा सकता हो, क्योंकि इमूवेबल होगी तो वो डिलीवर होगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु है जो डिलीवर की जा सकती हो और बाद का कोई पक्षकार यह स्वीकार कर ले कि वह उस धन या फिर वस्तु को दूसरे पक्ष के लिए ट्रस्टी के रूप में धारण कर रहा है या फिर वह धन या वस्तु दूसरे पक्ष की है। ठीक है। या वह धन दूसरे पक्ष को ड्यू है, उसे देने के लिए है। ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ गया, ड्यू है। तो न्यायालय आदेश दे सकती है कि वह धन या फिर वह वस्तु न्यायालय में जमा कर दी जाए या फिर सीधे उस दूसरे पक्ष को डिलीवर कर दी जाए। ठीक है। और आवश्यकता होने पर सिक्योरिटी यानी कि जमानत प्रतिभूति लेकर या फिर उसके बिना यानी कि बिना सिक्योरिटी के ऐसा आदेश पारित कर सकती है। यह कोर्ट का विवेकाधिकार है, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो लेना ना लेना वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो सिक्योरिटी मांग सकती है, नहीं तो नहीं मांग सकते। अब क्वेश्चन उठेगा कि भाई सिक्योरिटी क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि कोर्ट अभी एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे रही है, अभी अंतिम फाइनल डिग्री नहीं हुई है। यदि बाद में कोर्ट का अंतिम निर्णय अलग आया और किसी पक्ष को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हो सके, इसलिए उससे पहले एक अमाउंट ले लिया जाएगा। ठीक है। जो भी पार्टी जीतेगी, अगर मान लीजिए वही जीत गया तो आपको तो वापस कर दिया जाएगा, अगर आप गलत निकले बाई चांस तो वो उस रीजन के लिए है। ठीक है। कंपनसेशन के लिए। आगे देखते हैं। ट्रस्टी तो पता ही होगा, न्यासी वह व्यक्ति होता है जो धन या संपत्ति को अपने लिए नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए बेनिफिट के लिए होल्ड करता होता है। ठीक है। थिंग्स कैपेबल ऑफ डिलीवरी का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी चल संपत्ति जिसे वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, जैसे कि कोई सोना हो गया, डॉक्यूमेंट हो गए, मशीन हो गई, वाहन हो गए या फिर कोई आभूषण हो गया, ज्वेलरी हो गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पर्पस भैया रूल 10 का क्या है वो भी देख लेते हैं। रूल 10 का पर्पस यहाँ पे है कि जब सामने वाला खुद मान रहा है कि वो पैसा या फिर वो वस्तु दूसरे की है तो उसे बिना कारण अपने पास क्यों रखा जाए। ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ तो कोर्ट में जमा कर दो या फिर सामने वाली जिसकी है उसको दे दो, खत्म बात। ठीक है। अब एडमिशन भाई क्यों महत्वपूर्ण है। रूल 10 का जो आधार है वो एडमिशन है। यह एडमिशन उस पक्ष द्वारा किया जाता है जिसके पास वो विवादित संपत्ति या फिर विवादित धन है
यदि वह स्वयं स्वीकार कर लेता है कि वह धन या वस्तु दूसरे पक्ष की है, जो कि मेरे पास है अभी प्रेजेंट में, उसे दूसरे पक्ष को देनी है, या फिर ठीक है, तो वह न्यायालय उसे कोर्ट में जमा कराने या फिर संबंधित पक्ष को सौंपने का आदेश दे सकती है कि भाई अगर ये तुम्हारा नहीं है, तो तुम बोल रहे हो कि ये बी व्यक्ति का है, तो तुम एक काम करो, बी व्यक्ति को दे दो या फिर कोर्ट में जमा कर दो, दोनों में से एक चीज़ बोल सकती है। ठीक है, यदि ऐसा एडमिशन नहीं हो तो पहले उस अधिकार का निर्णय करना पड़ेगा कि भैया ये पैसा है किसका। ठीक है, अगर एडमिशन होगा नहीं तो हम पहले क्या डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में जो पैसा या फिर जो वस्तु किस चीज़ की है, इस पर डिस्कस होगा कोर्ट में। अगर वो एडमिट कर लिया जाएगा तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। इसलिए सामान्यतः रूल 10 तभी लागू होगा, रूल 10 लागू नहीं होगा किस केसेस में, अगर वो एडमिट नहीं करता है तो। यदि ऐसा एडमिशन ही नहीं है तो सामान्यतः रूल 10 लागू नहीं होगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं कि नोट हमारा क्या कह रहा है। कोर्ट सीधे दूसरे पक्ष को क्यों सौंपती है? यदि कोर्ट को लगे कि अधिकार स्पष्ट है, धन वस्तु सुरक्षित रूप से स्वतंत्र रूप से दी जा सकती है, तो कोर्ट उसे कोर्ट में जमा करने के बजाय सीधे उस पक्ष को सौंप दिला सकती है। लेकिन ऐसा कोर्ट आदेश कोर्ट आगे के निर्देशों यानी कि फर्दर डायरेक्शन के अधीन रहेगा, जो भी कोर्ट देगी उसके अधीन रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से अपन देख लेते हैं, ए और बी के बीच 5 लाख लेकर कोई सूट चल रहा है। ठीक है, बी कोर्ट में स्वीकार कर लेता है, हाँ भैया 5 लाख रुपए वास्तव में एक ही हैं जो कि मेरे पास हैं, अभी मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। कोर्ट आदेश दे सकती है कि भाई जो 5 लाख रुपए जमा कर दिए जाएं या फिर सीधे ए को दे दिए जाएं। तुम तो एडमिट कर रहे हो भाई, हैं मेरे पास, तो एक काम करो, या तो कोर्ट में जमा कर दो या फिर सामने वाले व्यक्ति को सीधा सौंप दो, खत्म बात होगी। तो इसका समरी क्या कह रहा है कि यदि कोई पक्ष स्वयं स्वीकार कर ले कि जो विवादित धन या संपत्ति दूसरे पक्ष की है उसे दे है, तो न्यायालय उसे जमा करने का आदेश संबंधित पक्ष को दिलाने का आदेश दे सकती है। दोनों में से कोई भी एक आदेश दे सकती है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको लगी हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसका कुछ पार्ट है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो कि मिल सकते हैं, कुछ ट्रैप हैं जो आपको एग्ज़ाम में ट्रैप कर सकते हैं, तो उसको मैं क्लियर कर दिए। तो ट्रैप 1 देखते हैं कि रूल 10 का एडमिशन पर आधारित है, यानी कि रूल 10 जो है एडमिशन पर आधारित है। यह पक्ष धन वस्तु पर अपना अधिकार ही नहीं बताता, बल्कि अरे यार क्या हो रहा है, यदि पक्ष धन वस्तु पर अपना ही अधिकार बताता है और कोई एडमिशन नहीं करता है तो सामान्यतः रूल लागू नहीं होगा। सिंपल सी, जो कि मैंने अभी पिछले ही बताया था। ट्रैप 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोर्ट केवल मनी तक सीमित नहीं है, यह रूल मनी और थिंग्स कैपेबल ऑफ डिलीवरी दोनों पर लागू होता है, जैसे कि अपन पिछले पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ट्रैप 3 क्या है? ये कह रहा है कि कोर्ट हमेशा दूसरे पक्ष को वस्तु नहीं देती, वह पहले कोर्ट में डिपॉजिट कराने का आदेश भी दे सकती है तथा आवश्यकता होने पर वो सिक्योरिटी भी मांग सकती है। और जो कुछ लिंक प्रोविजन है जो आपको देखने पड़ेंगे, 6-7 पेरिशेबल प्रॉपर्टी होगी कोई, अब उसमें इंटरलोकेटरी कोई आदेश देना है तो उस केसेस में हो गया, सब्जेक्ट मैटर इंस्पेक्शन वगैरह उस वाले केसेस में हो गया। और क्विक रिवीजन हमारा सीधा ये है कि एडमिशन प्लस मनी और डिलीवरी थिंग्स डिपॉजिट कर दो या फिर डायरेक्ट पार्टी को दे दो, सिंपल सी बात है। फिर भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।